हौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीज़ दोस्तों, द दीन शो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद, जी आयानु, मरहबा। और हिंदी में क्या कहते हैं, स्वागत है आप सबका। तो कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इससे लेकर इथियस्ट और मुल्हिद या मुकल्लिद मुल्हिद जिन्हें आप कह लें, वो जो जो बयानात देते हैं, जो चीज़ें सामने रखते हैं, उनका हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि मतलब उसमें किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक चीज़ें एग्जैजरेट की जाती हैं। ब्रदर आमिर हक सऊदीया से मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फारूक भाई कैसे हैं? जी दुआ अल्लाह कहते हैं। पाक का करम है। सर आप सुनाइए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अल्लाह का शुक्र। ये क्या आप हाथ धो के सैनिटाइजर यूज करके एथिस्ट के पीछे पड़ गए हैं? क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं? नहीं करना क्या चाह रहे हैं, वो कह के जाते हैं साइंस हाफिज, तो हम पीछे चल पड़ते हैं। हमने कहा यार मतलब अता पता तो करें हो क्या रहा है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है हाँ, कि हाथ धो के हम पीछे पड़ गए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम अपनी जगह खड़ा है, बिल्कुल हम्म, डट के खड़ा है। ये लोग इस तरह के आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको पता है, ये तो शुरू से ही सिलसिला चला आ रहा है और एंड तक चलता जी, रहेगा। तो ऐसा कोई नहीं कि हम पीछे पड़ गए हैं। एक्चुअली शायद वो बिला वजह के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब मुझे तो और यही वैसे कहना भी चाहिए कि हर बंदे हाँ, को टैग कर करके हाँ, कभी इसके नाम पे वीडियो बना, कभी उसको चैलेंज कर, कभी इसको कर। हम तो चैलेंज वैलेंज भी नहीं कर रहे, जस्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दे रहे हैं। तो हम्म। और दूसरा ये बहरहाल है आप कि कुछ कह रहे थे। हाँ, दूसरा ये है, और जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी वालेकुम सलाम और वेलकम करते हैं हमारे शो के अंदर। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। फारूक भाई हमारे साथ हम्म। मौजूद हैं। फारूक भाई को भी थोड़ा सा हम बोर भी करेंगे, थोड़ा इनको सुलाएंगे भी, थोड़ा जगाएंगे भी, थोड़ा तंग भी अरे नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कमेंट्स अच्छा, वाले नहीं सोने देते, जगह ही रखते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि एथियस्ट के पीछे पड़ने का मैं थोड़ा लाइटर कर लूं ताकि लोग आ जाएं, थोड़ा नेड़े या नेड़े आके बैठ एग्जैक्टली जाएं, थोड़ा हाँ लोग आ जी, जाएं, आ प्यार जाएं जी, मोहब्बत नेड़े से। नेड़े आ जाएं, लाइक वाइक कर दें, शेयर कर दें जरा जल्दी से आप, ताकि पब्लिक आ जाए हाँ, जरा। नेड़े नेड़े वर्चुअली आना है, वैसे सोशल डिस्टेंस का आपने ख्याल रखना है भाई, हाँ वो कोरोना चल रखें, रहा है, ठीक है। वो रखें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है कि कोई भी आइडियोलॉजी है, उसको अगर कोई चीज चैलेंज कर रही है, ठीक है, और उसके बारे में कोई चीज अपने क्लेम पेश कर रही है, अपने कंक्लूजन्स पेश कर रही है, तो फिर उस आइडियोलॉजी को भी राइट हासिल है कि वो रिस्पॉन्स कर सके, रिफ्यूट कर सके, अपने अपनी जस्टिफिकेशन पेश कर सके। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आइडियोलॉजी के मानने वाले जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं, हमारा कोई शक है कि जनाब दीन सच्चा नहीं है, जब तक हम साइंस की लेबोरेटरी से या साइंस की यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके आएंगे कि कुरान जो है ना वो अप्रूव्ड है जी साइंटिफिकली टू बी अ वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। तो हम्म। ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से अगर किसी को ये गलत फहमी है तो उसको दूर कर देनी चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर फारूक भाई आपके साथ इसी चीज के ऊपर, ये जो टर्म थी अपोलोजेटिक्स, एक मुकल्लिद मुल्हिद साहब जो हैं उन्होंने अपनी वीडियो में शायद ये कहा कि आजकल हम्म। के 21st सेंचुरी के मुस्लिम अपोलोजिस्ट हैं जिनसे हमारा सामना है, जिनका हम्म। हमें सामना है, और वो हर उस चीज को अपोलोजेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं साइंस से, अपनी कुरानी तालीमात को, ये चीजों को। जबकि हकीकत हम्म। ये है कि हमारे एक कसीर मुसलमानों की तादाद है जो आज भी साइंस के बारे में वही रवैया रखते हैं जो आज से 600-700 साल पहले हमारे उलमा का था, जब फलसफा हम्म। आया था। वो आज भी वही रवैया रखते हैं। एक कसीर तादाद है। तो जो मुख्तसर तादाद है वो बेसिकली ये समझने की कोशिश करती है कि जदीद दौर का जहन और जदीद उलूम जो हैं, क्या वो इलाही किताब के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ कंपैटिबल है, मुताबिकत रखता है, मुआफ़क़त करता है, उसको एक मतवाज़ी, मसावी, माकूल, मंतकी और मुअतदल समझता है, नहीं समझता जदीद दौर के मतलब। ये है वो इशू हम्म। जिसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं। तो एज अ मॉडर्न एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑल द राइट टू प्रूव आवर रिलीजन, आवर थॉट्स फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और लॉजिकल और रैशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, जैसे किसी हम्म। भी एथियस्ट को, किसी भी बिलीवर को है। तो ये थी सारी बात। मेरे ख्याल से तो आपका हाथ धोकर पढ़ना नहीं बनता, तो मगर आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, नहीं मतलब मुझे ऐसा हाथ लगता है। तो धोने चाहिए, आजकल हर कोई कह रहा है हाथ जरूर धोएं आप और फासला बरकरार रखें, लेकिन पीछे पड़ना वो खैर छोड़ें। पीछे पीछे तो नहीं हम्म, हम पढ़ रहे, लेकिन हम अब जैसा कि आपने कहा, बड़ी अच्छी बात आपने की कि अगर वो बैठ के 4-4 घंटे शोर मचा सकते हैं बिला वजह का, और बेसर पा जो बातें हैं वो कर सकते हैं,
तो हमें तो उनसे डबल और ज्यादा हक बनता है कि हम भी ये चीजें करें। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में किसी को, आमिर भाई, कोई एतराज होगा भी नहीं, जी होगा भी तो ठीक है, रखें भैया, अपने पास रखें, हमने क्या करना है। बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अजीज दोस्तों, बहुत शुक्रिया जिन्होंने शेयर किया है। फुरकान और मोहसिन तारिक, ये दो एडमिन्स हैं हमारे, अगले 3 दिन के लिए, एडमिन कह रहा हूँ सॉरी, मॉडरेटर्स हैं 3 दिन के लिए। नीचे आप देख रहे होंगे कि इनके नाम के आगे अब आपको एक वो रेंच प्लास टाइप की चीज नजर आ रही होगी। तो कमेंट्स को ये दोनों भाई देख लेंगे, अगर कोई यहाँ पे किसी किस्म की बदतमीजी या कोई तो वो सीन करेगा, और जिनके कमेंट स्टक हो जाते हैं तो उनको अप्रूव कर देंगे। 3 दिन के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद परमानेंट करना है, क्या करना है। लाइक कीजिए और शेयर साथ साथ इसको करते जाइए वीडियो को, ताकि जो है ना मजीद लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाएगा जिस तरह पिछले एपिसोड में हमने रखा था, उसके ऊपर आपके सवाल लिए जाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। बहरहाल आमिर भाई, अब मैं चाहूंगा कि स्टार्ट करें, आप गुफ्तगू का आगाज करें और हम लोग हमतन गोश बैठ के सुनते हैं सर। जी, बिल्कुल, आप सुनिएगा भी, और उसमें अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप ज़रूर शेयर या कीजिएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, बड़े लाइटर नोट के ऊपर गुफ्तगू को लेते हैं। पिछली जो गुफ्तगू हमारी हुई थी, उसी का ये एक सीक्वेंस है और उसी की कंटिन्यूटी है जो आगे चल रही है। अ, जो पिछली एपिसोड थी हमारे, उसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि हज़रत इंसान जो है, उसकी तख्लीक का जो नुक्ता आगाज़ था, वो इर्तिकाई मराहिल और तदरीजी जो मरातिब हैं, उनसे गुजरते हुए एक तवील अरसे के बाद एक ऐसे इंसान की शक्ल में नमूदार होता है जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया। और अल्लाह ताला ने चुना इस एतबार से कि वो अपने मुआशरे के अंदर इलाही कवानीन के निफाज का जरिया और वसीला बन जाएगा। यानी इंसान, यानी इस मखलूक जिस दुनिया के अंदर रहती है, उससे बैरूनी खारजी जितनी दुनिया है, उसमें बिलजबर इलाही कानून, जिसे फिजिकल लॉज आप कहते हैं, वो बिलजबर मुसल्लत किए हुए हैं। मतलब उन कवानीन को ना तोड़ सकते हैं, ना उनके अंदर ये सलाहियत है, ना इतनी उनके अंदर काबिलियत है कि उसके अंदर को रद्द बदल कर सकें। तो अल्लाह ताला ने इस मुआशरे को चलाने के लिए इंसान को जो है वो मुंतखब किया, और उसमें अंबिया का एक सिलसिला जारी किया। और ये प्रोस्पेक्टिव जो था, एक बैकग्राउंड जो था, ये हमने कुरान से देने की कोशिश की थी, हमने समझने की कोशिश की थी। उससे कुछ गलत फहमियां उभरी थी, उससे शायद ये गलत हम्म। फहमी उभरी थी। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड के अंदर इन द वेरी जो है ना वो एंड क्लाइमैक्स के अंदर मैंने एक छोटा सा सिग्नल दिया था, जिसमें मैंने चाहा हम्म। था कि मैं अगली एपिसोड, फारूक भाई जैसे हमने डिस्कस किया था, कि इस चीज पे करूंगा कि वो इन्वर्टेड कोमास, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विनिस्ट पेश करते हैं, जो डार्विनियन जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उसमें क्या फ्लॉज हैं। और उसके पैरेलल कुछ साइंटिस्ट हैं जो क्रिएशनिज्म पर बिलीव करते हैं, मगर उसके साथ साथ अगर वो एवोल्यूशन को भी ठीक माने, इवन दो इनसफिशिएंट एविडेंसेस हैं अभी तक, तो अगर वो उनको मानने के बावजूद वो एवोल्यूशन के मुकाबले में, एवोल्यूशन जो चीज जिस चीज को कंक्लूड करती है, अभी मैं उस पर डिस्कस डिस्कस करूंगा, तो वो क्यों हम्म। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को शजर ममनुआ समझते हैं या टैबू समझते हैं कि इसके करीब नहीं जाना, या ये जो है ना वो अभी तक एक सुडो साइंटिफिक किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन है फॉर द ओरिजिन ऑफ जो है लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अच्छा, हम्म। मैंने जो इशारा दिया था वो दिया था इंटेलिजेंट डिजाइन का। मैंने कहा था कि मैं अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी मान लूं बिलफर्ज, और मैं कुरान से भी उसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स दे दूं, उसके बाद भी ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, और इस हजरत इंसान जैसी जहीन मखलूक का कोई साने नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई डिजाइनर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं नेचुरल सिलेक्शन की बजाय इंटेलिजेंट डिजाइन को प्रेफर करूंगा, और अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन को ही लेकर चलना है तो उस पर किस किस्म के एतराजात उठ सकते हैं, हम अभी आपके सामने रखेंगे। तो आज बेसिकली हम पिछला जो प्रोग्राम है उसकी उसके तसलसल के लिए हम कोशिश करेंगे साइंटिफिकली जायजा लेने की, कि नेचुरल सिलेक्शन जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का अंडा है, और वो अंडा क्यों देना पड़ा उसकी तरफ मैं आऊंगा, और उसके मद्दे मुकाबिल जो एडवोकेट हैं इंटेलिजेंट डिजाइन के, वो स्कॉलर्स जो हैं वो किस किस्म के एतराजात पेश करते हैं इस मसले को सुलझाने के लिए,
कि आज जो ज़हीन किस्म की, इंटेलिजेंट किस्म की एक मैकेनिज्म और एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन से भरपूर हमें एक दुनिया और मखलूक दिखाई देती है, क्या ये एक कुदरती हादसे का नतीजा है? तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, क्योंकि हम नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस इंटेलिजेंट डिजाइन को हम कंपैरेटिवली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझने कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। जैसा कि इसके लफ्ज से मालूम हो रहा है, इसके वर्ड से, टर्म से ही पता चल रहा है कि नेचुरल यानी कुदरती, सिलेक्शन इंतखाब यानी कुदरत का इंतखाब, यानी कुदरत का इंतखाब। इसमें एक वर्ड ऐड कर लें समझने के लिए कि ये नेचुरल अनइंटेंशनल सिलेक्शन होगी। इंटेंशनल सिलेक्शन को नेचुरल सिलेक्शन नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनिस्ट। तो वो उसको, यानी उनके लिए टोटली डिफरेंट है आर्टिफिशियल सिलेक्शन कंपैरेटिवली नेचुरल सिलेक्शन। गो के वो एनालॉजिकली इन दोनों को जो है ना वो एक दूसरे पर कयास करते हुए एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट के तौर पर मानते हैं कि चूंकि जदीद दौर के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो चुकी हुई है, इसलिए हम नेचुरल सिलेक्शन को बेस करते हैं इस चीज के ऊपर। मगर पहले समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसको समझते हैं। तो नेचुरल अनइंटेंशनल सिलेक्शन कुदरत का बेमकसद या गैर मतलूबा इंतखाब, कुदरत का गैर मतलूबा और बेमकसद इंतखाब। यानी आज मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और मेरे दूसरे हाथ की भी 5 उंगलियां हैं। तो ये 5 और 5 10 उंगलियां हैं, जबकि इनमें से अगर 3-4 उंगलियां काट भी दी जाएं तो मेरी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा गुजारा हो सकता है। मगर ये 5 ही क्यों हैं, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकी। तो ये कहा जा सकता है कि नेचुरल सेलेक्ट यानी एक कुदरती इंतखाब हुआ है, एवोल्यूशन हुई है, तो ये मेरी 5 उंगलियां बाकी रह गई। तो जो छठी है या इससे कम है वो नाकिस नाकिस तस्वुर की जाती है, या वो गैर जरूरी, अगर ज्यादा है तो गैर जरूरी तस्वुर की जाती है। तो ये 5 ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुदरत का ये इंतखाब है। क्यों इंतखाब है, इसका जवाब कुछ भी नहीं है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जो पंचर लगाया गया आम अकल को चूना लगाने के लिए, वो था नेचुरल सिलेक्शन का। एक मिनट। जी, आई थिंक आमिर भाई को छोटा सा कोई काम आ गया है, अभी वापस आ जाएंगे। और अजीज दोस्तों, जी वीडियो को शेयर करते जाएं। वापस आ गए जी, जजाकल्ला। जी, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हुई है। अ, मेरी आवाज तो आ रही होगी ना ठीक? मैं जी कैरी जी, ऑन आ कर रही है सकता आपकी आवाज़ जी। हूँ। अच्छा, तो वो पंक्चर ये लगाया गया, पंक्चर ये लगाया गया कि जब सवाल किया जाता था कि आप ये कहते हैं कि जो है ना एक कमजोर मखलूक जो है वो अपने डिफेंस के लिए, अभी मैं नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर आपको करने लगा हूं कि क्यों इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का पंक्चर लगाया। तो जब सवाल किया जाता था कि ये मखलूक जो इस वक्त ऐसी है ये ऐसी क्यों है, यानी घोड़े के 4 पैर क्यों हैं, जो जिराफ है जिसे आप जिराफा कहते हैं उसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है, परिंदा हवा में क्यों उड़ता है, मुर्गी की चोंच क्यों है, दांत क्यों नहीं, और ये जो शेर है इसके पंजे क्यों हैं, और ये इतनी लंबी जंप कैसे मारता है, इसकी दुम है। फिर मछलियां जो हैं ये पानी में कैसे जिंदा रह सकती हैं, और इस तरीके से दीगर मखलूकात। तो जब किसी मखलूक के बारे में ये सवाल किया जाने लगा कि ये मखलूक ऐसी क्यों है, तो उसका जवाब ये दिया गया था कि नेचुरल सिलेक्शन है। अब उसकी उन्होंने वजाहत पेश करनी शुरू की। हाँ, उसकी ये वजाहत पेश करनी शुरू की। मिसाल के तौर पर जो पानी के अंदर पहला सेल तश्कील पाता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 बढ़ते, यानी जमीन के ऊपर जो सबसे पहली मखलूक आई है ना वो मछली की शक्ल, यानी मछली पानी से बाहर निकली है। और जब वो पानी से बाहर निकली है तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत उसके जो जीन्स हैं, जो उसके डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो कि
एक इंसान की यानी एक पूरी की पूरी मखलूक की एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उसके बनने से भी पहले, यानी उसकी कंप्लीट शक्ल होने से पहले बता देती है कि इसका कद काट क्या होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका नाक कैसा होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी हड्डियां कैसी होंगी, इसके दांत कैसे होंगे, इसका रंग कैसा होगा, इसके बाल किस कलर के होंगे, किस तरीके से आएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर बड़ी स्पेसिफिकली एक पैटर्न, पूरे पैटर्न के अंदर फीड की होती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, उसके जीन्स के अंदर, यानी डीएनए के भी अंदर, ठीक है। और बड़े तरीके से उसको फॉर्म किया जाता है, तो जिसके ऊपर बड़ी सर्च चल रही है आजकल। तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। अब कहते ये हैं कि वो पहली मछली जो पानी से बाहर निकली थी, पानी से बाहर निकलने के बाद चूंकि उसको जमीन पर चलना था, तो तो उसको मैसेज भेजा गया पीछे उसके डीएनए के अंदर कि अब चूंकि मैं जमीन पर आ गई हूं, तो मुझे जमीन पर रेंगना नहीं चाहिए, मुझे चलना चाहिए। तो उसके जो डीएनए के अंदर वो जीन्स थे जो कि कदमों को क्रिएट करते हैं, पैरों को क्रिएट करते हैं, हाथों को क्रिएट करते हैं, वो एक्टिव हो गए। और आहिस्ता 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 पैर निकलना शुरू हो गए, आहिस्ता 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 जो है ना वो हाथ निकलना शुरू हो गए, और वो जनाब एक गेम चलना शुरू हो गई। तो इस तरीके से वो चले। अब सवाल ये पूछा जाता है कि उस मछली को बाहर आने की जरूरत क्या पड़ी, ये पूछा जाता है इन एवोल्यूशनिस्ट से, क्योंकि इनके पास तो कोई रीजन नहीं है। कहते हैं नेचुरल, वो कहते हैं जी वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकली थी। यानी जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो पहली मछली बाहर निकली थी वो अपनी जान बचाने के लिए निकली थी, क्योंकि उससे बड़ी मछली उसको खाना चाह रही थी, उससे बाहर निकली जान बचाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ। अब ये बड़ी रिडिकुलस किस्म की जो है ना वो जस्टिफिकेशन है इस चीज के ऊपर, कि अगर आप ये माने कि सिर्फ एक कुदरती एक हादसा हुआ है, उसके नतीजे में वो मछली बाहर निकली है, और ये तरीका। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आज छोटी मछलियों को ये खौफ नहीं है कि बड़ी मछलियां उनको खा जाएंगी? क्या समुद्र की तहों में आज ये खौफ खत्म हो चुका हुआ है? क्या आज शार्क्स जो हैं वो छोटी मछलियों को, दूसरी मखलूकात को जो पानी के अंदर है नहीं खाती, उन मखलूकात को क्यों नहीं नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, अब ये वो जवाब है, वो नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि जवाब नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं उनको एजिटेट किया, उनको गाइड किया कि वो भी पानी से बाहर निकलें और वो भी अपने उस जीन को एक्टिव कर सकें जो उनको सर्वाइवल करवा सके। तो ये सवालात हैं जिनके मेरे ख्याल से उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, सवाए इसके कि वो कहें कि भाई नेचुरल सिलेक्शन है, ये बस कुदरत ने ऐसा किया। अब हम उसकी तरफ आएंगे कि क्यों नेचुरल सिलेक्शन और एक रैंडम थ्रो जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर क्यों नहीं है। ये सवालात उठाए गए थे। तो यहां तक नेचुरल सिलेक्शन को समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ है। यहां तक कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन का सहारा क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो मिसिंग लिंक्स जो समझा रहे हैं खुदा के वजूद का, जो दलालत कर रहे हैं, उसको गायब करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन का पंक्चर लगाया गया एथिस्ट की तरफ से। और ये बेसिकली डार्विन ने ही लगा दिया था। डार्विन की जो किताब थी, डार्विन की जो किताब थी द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, उसमें आगे लिखा है बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बाय द मीन उसने उस वक्त कह दिया था नेचुरल सिलेक्शन, और उसी ने कंपैरिजन किया था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नेचुरल सिलेक्शन। अब वो ये भूल गया कि जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेक करने लगा हूं, तो जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो जरा गौर कीजिएगा। यानी वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो मान रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखी, इंटरब्रीडिंग देख रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर रेवोल्यूशन देख रहा है 1850s के अंदर। उसने देखना शुरू किया कि बहुत सी नई इजादात हो रही हैं। वो दौर था बड़ा हैरानकुन, मुहय्यर उकूल किस्म की इजादात हो रही थी। तो उसने ये मान लिया कि चूंकि इंसान इस चीज के ऊपर कादिर है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकता है, तो यही वजह हो सकती है, जस्टिफिकेशन या एनालॉजी इस पर खड़ी की जा सकती है कि नेचुरल सिलेक्शन भी होगी। सवाल ये है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जब कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर बेस करती है, और एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म उसके पीछे है, और एक पूरा प्रोसीजर और रीजन है कि क्यों ऐसा किया जाता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि नेचुरल सिलेक्शन के पीछे कोई रीजन नहीं होगी? यानी आप एक एक लॉजिकल, रैशनल, पर्पसफुल आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर कयास कर रहे हैं एक ऐसी सिलेक्शन को जो पर्पसलेस है।
ये पॉसिबल नहीं है। तो एनालॉजी कंप्लीट नहीं होती इस तरीके से, ये इलॉजिकल इररेशनल किस्म की एनालॉजी मानी जाएगी। जबकि जदीद साइंसदान जैसे रिचर्ड डॉकिंस का हमने नाम लिया था, वो मानता है कि इंटेलिजेंट बीइंग कोई है जिसने ये सीड डाल दिया एवोल्यूशन का, उसके बाद ये प्रोसेस चल पड़ा। तो आप किसी ना किसी तरीके से मानने से ही किसी तरफ आए, हम उसके पीछे फिर सवाल पूछ लेंगे। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर एक बेसिक एतराज, आगे चलकर हम एतराज करेंगे। इसके मद्दे मुकाबिल इंटेलिजेंट डिजाइन रखा गया। तो इंटेलिजेंट डिजाइन जो है, जो क्रिएशनिस्ट जो है वो मानते हैं, इंटेलिजेंट डिजाइन किसे कहते हैं? डिजाइन कहते हैं कि आप बामकसद तरीके से इंटेंशनली मुख्तलिफ पार्ट्स को सीक्वेंस के अंदर इकट्ठा करते हैं ताकि आप उनसे अपना मतलूबा, डिजायर्ड, रिक्वायर्ड को काम उनसे ले सकें। यानी मिसाल के तौर पर आप गाड़ी है, गाड़ी वो मुख्तलिफ पुर्जों से जुड़कर बनती है। जब गाड़ी मुख्तलिफ पुर्जों से पुर्जे मुख्तलिफ अलग अलग पड़े होते हैं, तो उनको जब एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है एक फैक्ट्री के अंदर असेंबल करने के लिए, तो उनको असेंबल करने के लिए एक पर्पस पीछे, एक कॉज पीछे इंटेलिजेंट डिजाइनर के माइंड में होता है, जो इंजीनियर है। ठीक है, उनके जहन में ये कॉज भी मौजूद है, पर्पस भी मौजूद है कि इन बिखरे हुए ला यानी पुर्जों को इकट्ठा करके एक ऐसा मैकेनिज्म के साथ जोड़ दिया जाएगा, ऐसे सीक्वेंस के साथ जो कॉम्प्लेक्स भी है, स्पेसिफिक भी है, ऑर्गेनाइज भी है, डिसिप्लिन भी है। और इसका फायदा ये होगा कि हम इससे ट्रांसपोर्ट का काम लेंगे, यानी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा या अशिया को लेकर जाएगा और अपनी जिंदगी को आसान बनाएगा। यह तरीकाकार। अब इसको समझने के लिए आप ये देखें कि एक माउस ट्रैप है, इसकी बड़ी मिसाल दी जाती है आमतौर पर। माउस ट्रैप है, माउस ट्रैप जो है उसके लिए आपको लकड़ी का फटा चाहिए, छोटा सा तख्ता सा, उसके ऊपर आप स्टील के कुछ हुक होते हैं वो लगाते हैं, फिर स्प्रिंग लगाते हैं, एक क्लच होता है, उसके अंदर आप एक क्लिप सा होता है, उस हुक के अंदर आप जो है ना वो खुराक डाल देते हैं और आप उसको अपने गोडाउन के अंदर रख देते हैं, गोदाम वगैरह में या दुकान वगैरह के अंदर रखते हैं या घरों के अंदर रखते हैं, अगर आपको चूहों वगैरह से कोई मसला है। तो अगर आप सिर्फ उस मशीन को देखें, वो जो खिड़की है, उसको खिड़की माउस ट्रैप खिड़की जो है उसको आप देखते हैं, तो वो देखने में बड़ी सिंपल सी मशीन लग रही है, देखने में बड़ी सिंपल सी लग रही है, मगर उसका मकसद पीछे क्या है? उसका मकसद ये नहीं है कि वो सिर्फ इन चीजों से बनी हुई है, वो एक इंटेलिजेंट डिजाइन है जो बड़ी खूबसूरती के साथ एक और इंटेलिजेंट डिजाइन को, चूहे को, जो कि जीता जागता उसको काबू करती है। तो चूहे को पकड़ने के लिए आप माउस ट्रैप बनाते हैं, इसके पीछे एक मकसद है। जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल दी और दीगर लोगों चीजों की आप मिसाल ले सकते हैं, पंखों की ले सकते हैं, एसी की ले सकते हैं, बहुत सी चीजों की आप मिसाल ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि डिजाइन क्या होता है, इंटेलिजेंट डिजाइन क्या होता है। ये याद, इंटेलिजेंट डिजाइन के लिए ये जरूरी है कि वो पर्पसफुल हो। पर्पसफुल, अगर किसी इंटेलिजेंट डिजाइन में वो पर्पसलेस हो जाता है, तो आप उसको इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं कह सकते, वो इंटेलिजेंट डिजाइन की कैटेगरी से निकल जाता है। यानी आसान लफ्जों में ये समझें कि वो कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर पूरा उतरता है, कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर पूरा उतरता है। तो उसमें जिसको कहते हैं कॉजेलिटी होती है। और फिर ये जो वजूहात होती है ना, कुछ लोग इस पर ये भी इतराज करते हैं कि आप अगर इंटेलिजेंट डिजाइन मानते हैं तो उसकी एक वजह ही हो सकती है, एक वजह हो सकती है, एक वजह यह है कि आप सर्वाइवल, जिस तरह दूसरी मखलूकात चल रही हैं आप भी चल रहे हो, आपके साथ दूसरी मखलूकात हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि इंटेलिजेंट डिजाइन में एक से ज्यादा वजूहात भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही वजह हो कि आपने क्यों उस मशीन को डिजाइन किया है, क्यों उस मशीन को बनाया। अब हम दोनों को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और इंटेलिजेंट डिजाइन, इनमें कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले ना समझने की जरूरत यह है कि एक जो मुसलमान है वो किस चीज पे बिलीव करता है। तो सो ऑब्वियस, बड़ा वाज़ेह है, हम इंटेलिजेंट डिजाइन की थ्योरी को प्रेफर भी करते हैं और उसको ज्यादा लॉजिकल मानते भी हैं कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए पिछले एपिसोड के अंदर मैंने जब कुरान की आयात का एक सीक्वेंस आपके सामने रखना था, खुसूसन हजरत आदम की तख्लीक के हवाले से, हजरत इंसान की तख्लीक के हवाले से, तो मैंने आपके सामने रखा था कि मेरा मानना यह है कि इसको इंटेलिजेंट डिजाइन के थ्रू रखा गया सामने। बड़ी वाज़ेह सी चीज है, अगर ना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमें यह मानना पड़ेगा कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन तैयार की गई है जिसका कोई मकसद ही नहीं है,
और इस पर हंसा ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ये अपने आप को धोखा देने के अलावा और कुछ भी नहीं। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम सवालात रखते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए बिलफर्ज ये सोचा जाए, ये तसव्वुर लिया जाए 1 मिनट के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ये कायनात जो है, ये दुनिया के अंदर जो जिंदगी है वो स्टार्ट हुई है, तो हम एक बेसिक जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है यहां पर, हम उन मॉलिक्यूलर जो एस्पेक्ट है उसको ले लेते हैं। यानी हम सिंगल जर्रा जो है, इब्तदाई नुक्ता है, उसको ले लेते हैं, क्योंकि जिंदगी का आगाज तो उससे हुआ है। अगर नेचुरल सिलेक्शन का कोई प्रोसेस होना चाहिए था तो वो वहां से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का नुक्ता आगाज वहां है। और जितनी चीज छोटी होती है बाज के नजदीक उतनी कॉम्प्लेक्स है, बाज के नजदीक उतनी सिंपलर है। मगर हम जानने की कोशिश करेंगे इन अ प्योर साइंटिफिक वे और मैथमेटिकल वे। और ये मैं सवाल आपके सामने रखूंगा, जो सवाल मेरा नहीं है, ये स्टीफन सी मेयर एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, जो फिलोसफी ऑफ साइंस को एक्सप्लेन करते हैं, ऑथर भी हैं, और ये यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी हैं। इन्होंने कुछ सवालात रखे हैं अपने रिसर्च पेपर के अंदर, और ये बहुत बड़े एडवोकेट हैं इंटेलिजेंट डिजाइन के। तो इन्होंने 3 सवालात बेसिकली रखे हैं। मैं आपके सामने रखूंगा आसान लफ्जों के अंदर, कोशिश करूंगा मैं एक्सप्लेन कर सकूं आपके सामने, ताकि हम जानने की कोशिश करें कि छोड़े बड़ी बड़ी मखलूकात कैसे आई हैं। ठीक है, अभी तो मैं उस पर सवाल करूंगा जब मैं ये रख लूंगा 3 पॉइंट्स। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम द बेसिक एलिमेंट जो है, जो कि जिंदगी को इस दुनिया के अंदर जिंदगी को पनपने का कोई जगह दे सकता है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सवाल इन्होंने रखे हैं, इनका रिसर्च पेपर था इसी हवाले से, इंटेलिजेंट डिजाइन के हवाले से। ये कहते हैं कि कंसीडर द प्रोबेबिलिस्टिक हर्डल्स that must be overcome to construct even one short protein molecule of about 100 amino acids in length. अच्छा, ये याद रखें, जिंदगी का जो आगाज है, यानी इस हयातियाती जो जिंदगी है, इसका जो आगाज है वो अमाइनो एसिड्स के जरिए हुआ। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, जिनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, केमिकल बॉन्ड, और फिर ये बॉन्ड्स अबाउट 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स का बॉन्ड बनता है। और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मोर देन यानी 20+ उनकी कैटेगरीज हैं। उनमें से भी मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, और उन बॉन्ड्स का एक पैटर्न और एक सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस पूरा ना हो तो सेल क्रिएट नहीं हो सकता, प्रोटीन नहीं बन सकता, और प्रोटीन नहीं बन सकता तो देयर इज नो सेल, एंड इफ देयर इज नो सेल देयर इज नो लाइफ। क्योंकि सेल है जहां से आप जिंदगी का आगाज मानते हैं, चाहे वो एवोल्यूशनिस्ट हो या चाहे कोई हो। अच्छा, अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब वो कहते हैं फर्स्ट ऑल अमाइनो एसिड मस्ट फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड सो एज टू जॉइन विद अदर अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन चेन। वो कहते हैं सबसे पहले तो अमाइनो एसिड्स को एक चेन बनानी है और एक बॉन्ड बनाना है। वो बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से अटैच होगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये बॉन्ड एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से मिलते 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 ये एक ह्यूज जो है वो प्रोटीन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे फिर आगे सेल बनता है। और फिर उस सेल बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। तो अभी ये बेसिक वो आपके सामने एक पॉइंट रख रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं येट इन नेचर मेनी अदर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर पॉसिबल बिटवीन अमाइनो एसिड्स। कहते हैं कि नेचर के एतबार से, अगर आपने नेचुरल सिलेक्शन को मानना है कि कुदरती इंतखाब हुआ था, अल्लाह की कोई मशीयत और कुदरत नहीं थी, तो कहते हैं नेचुरल तरीके से तो और भी बड़े केमिकल बॉन्ड्स हैं जो अटैच हो सकते हैं अमाइनो एसिड के साथ, मगर वो यूजफुल नहीं है जिंदगी के लिए, यानी वो प्रोटीन नहीं बना सकेंगे, मगर वो अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकते हैं। तो वो नहीं होते, उनको नहीं होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। अब वो कहते हैं कि अगर आप इसको एक रैंडम थ्रो भी दें ना, तो रैंडम थ्रो वो क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ चेन ऑफ 100 अमाइनो एसिड्स इन विच ऑल लिंक एजेस इन्वॉल्व पेप्टाइड बॉन्ड्स इज रफली 1 चांस इन 10 पावर ऑफ 30। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको रैंडम थ्रो दें ना नेचुरल सिलेक्शन के जरिए, कि ये बगैर किसी डिजाइनर के, बगैर किसी प्लानर के, आपने सिंगल सेल की जो बेस है, फाउंडेशन है, वो रखनी है अमाइनो एसिड्स के जरिए,
तो कहता है कि ये पता कितना चांस है, एक में मिलियन नहीं, मिलियंस में एक नहीं, बिलियंस में एक नहीं, अरबों में एक नहीं, खरबों में एक नहीं, क्वाड्रिलियन में एक नहीं, ट्रिलियन के ऊपर एक क्वाड्रिलियन होता है, क्वाड्रिलियन में एक नहीं, नेनोलियन के अंदर एक चांस चाहिए, यानी एक के आगे आप 30 सिफर लगाते हैं, उसके अंदर एक चांस ऐसा चाहिए, इतना लकी होना चाहिए कि जो कुदरती तौर पर आप थ्रो कर रहे हैं, तो 1 चांस इन 10 की पावर 30 जो है, इतना आपको चांस चाहिए, सिर्फ एक, इतनी बड़ी जो है ना वो फिगर के अंदर, कि आप 100 अमाइनो एसिड्स को इस पैटर्न, इस सीक्वेंस के अंदर रख सकें कि वो पेप्टाइड बॉन्ड बना सकें, और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स दूसरे बॉन्ड्स के साथ मिलकर प्रोटीन की शक्ल इख्तियार कर सकें, और फिर लेटर ऑन वो सेल बन सके। ये वो साइंसदान कह रहा है, यानी वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसके स्टार्ट में ही सवाल रख रहा है। यानी ये जो प्रोसेस है, ये पता कहां स्टार्ट हुआ था? ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था इन मड, यानी एवोल्यूशन के जरिए ये प्रोसेस जो जिंदगी का आगाज हुआ था, ये कीचड़ के अंदर स्टार्ट हुआ था, पानी के अंदर स्टार्ट हुआ था, मट्टी के साथ स्टार्ट हुआ था। अब वो कहता है उसके अंदर ये चीज चाहिए, अगर ये चांस नहीं है तो नहीं हो सकता। अच्छा, एक तो ये सवाल उठाया उसने। अब दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल इससे भी मजे का। वो कहता है सेकंड इन नेचर एवरी अमाइनो एसिड हैज अ डिस्टिंक्ट मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ। वो कहता है अमाइनो एसिड होता है ना, मैं आपको उसकी इबारत से बेहतर मैं ये कि मैं उर्दू में थोड़ा बता दूं बजाय इसके कि पूरी इबारत पढ़ूं। दूसरा एतराज जो उन्होंने रखा है ना स्टीफन सी मेयर ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर दूसरा एतराज ये रखते हैं कि दूसरी बात ये है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनका एक मिरर इमेज होता है, वो इनके ऑपोजिट होता है। उसको कहते हैं राइट हैंडेड, जो इनका इमेज बनता है, क्योंकि ओरिजिनल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड बनेंगे, जो कि प्रोटीन को क्रिएट करते हैं बाद में पूरे बॉन्ड्स बनाकर। तो ये होगा दाहिना हाथ और बाइना हाथ, ये दोनों सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर भी सिमिलर होते हैं, अपने बॉन्ड्स के अंदर भी सिमिलर होते हैं, अपनी जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसके अंदर भी सेम होते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो सारी जो ये बॉन्ड्स पूरा बनता है वो सारे एक सेम होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंडेड है और राइट हैंडेड है, ये आपके सामने होते हैं। मगर जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए टॉलरेट किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड है, बाय साइड वाले, राइट साइड वाले नहीं है। अब वो सवाल बड़ा जबरदस्त करने लगा, वो सवाल ये रखने लगा है कि ये नेचुरल सिलेक्शन को कैसे पता है कि मैंने राइट हैंडेड जो हैं उनको तो इग्नोर करना है, और लेफ्ट हैंडेड अच्छा है, दोनों सेम है। आप अगर सर्च करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, तो ये दोनों बिल्कुल एक हाथ की तरह है, जैसे हाथ होता है, एक डी शेप के अंदर है और एक एल शेप के अंदर है, तो दोनों सेम होते हैं, जैसे हाथ आपके होते हैं, सिर्फ उल्टे होते हैं, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे आप एक इमेज, आप एक तस्वीर लेते हैं ना, तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर आपके कैमरे के अंदर ऑप्शन होती है, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो फ्लिप करने के बावजूद भी रहते आप ही हैं वो, मगर आपकी वो जो तस्वीर है वो बिल्कुल उसके बरअक्स जो उसके ऑपोजिट हो जाती है, मगर वो रहती वही सेम है। तो वो कहता है कि अगर नेचुरल सिलेक्शन है तो नेचुरल सिलेक्शन इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि वो ये आपको बता रही है कि आपने राइट हैंडेड जो है इनको तो इग्नोर करते चले जाना है, चाहे वो सेम है। यानी मुझे पता है कि मैं अगर अपने आप को शीशे के अंदर देख रहा हूं तो मैं वो नहीं हूं, और जो बाहर से बंदा आ रहा है उसको भी पता है कि ये वो है मगर ये वो नहीं है, उसका ऑपोजिट है। तो प्रोटीन के लिए टॉलरेट करते हैं लेफ्ट हैंडेड को। तो बड़ी अजीब बात है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इतने मॉलिक्यूलर जगह पर जाकर इतने इंटेलिजेंटली, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ वो ऐसे पैटर्न को फॉलो करती चली जाती है कि लेफ्ट हैंडेड वो अमाइनो एसिड्स तैयार करते हैं। ये दूसरा एतराज है उसका, और वो कहता है इसका चांस पता है कितना है, वो अब आपके सामने रखता है। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग एट रैंडम ओनली एल अमाइनो एसिड्स, एल का मतलब है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना, एल से लेफ्ट। तो वो कहता है कि सिर्फ, कहता है कि सिर्फ लेफ्ट हैंडेड अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करने के लिए, उनको रखने के लिए आप एक रैंडम थ्रो देते हैं। ये किस तरीके से पॉसिबल है? हाइपोथेटिकल पेप्टाइड चेन 100 अमाइनो एसिड्स। अच्छा, कहते हैं एसिड्स इन अ चेन 100 अमाइनो एसिड लॉन्ग एज 1/200 और
अगेन रफली 1 चांस इन 10 की 30। सेम कहता है कि अगर आपने एक रैंडम थ्रो देना है तो इसको भी 1 चांस इन 1 मिलियन आपको चांस चाहिए, जो कि मिलियन नहीं है, बिलियन नहीं है, ट्रिलियन नहीं है, उससे ऊपर की गेम है। और ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल कि अमाइनो एसिड्स में एल का आप एक रैंडम फिगर, एल लेफ्ट हैंडेड जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी एक चेन बनाने की कोशिश करें तो नेचुरली उसको आप बना ही नहीं सकते, इल्ला ये कि आप जो है उसको इंटेलिजेंटली डिजाइन करें और पर्पसफुली इंटेंशनली डिजाइन करें। ठीक है, अच्छा, तो मैं इस पर भी बात करूंगा कि ये दो मुख्तलिफ चीजें जिनको कह रहे हैं ना, तो वो असल में आपस में इंटरलिंक कैसे होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा, तीसरा पॉइंट मेरा फेवरेट वाला है। अच्छा, बड़ा प्यारा उनका पॉइंट है। अब वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है ना उनकी 20+ अकसाम है, कैटेगरीज है बायोलॉजिकली। तो वो कहते हैं कि थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, functioning proteins must have amino acids that link up in a specific sequential arrangement। वो कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स है ना इनको एक सीक्वेंस के अंदर आना चाहिए। मिसाल उन्होंने पता क्या दिया, वो कहते हैं जैसे एक सेंटेंस होता है, यानी मैं एक जुमला बोलता हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं घर जा रहा हूं। अब मैं एक अलग वर्ड है, घर एक अलग वर्ड है, जा एक अलग है, रहा एक अलग उसका सीक्वेंस है, वो हूं उसका अलग एक सीक्वेंस है। अब ग्रामर मुझे क्या सिखाती है कि इस वर्ड को इस सीक्वेंस के साथ आपने रखना है, तब जाकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा और एक ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला बनेगा जो आपके मुखातिब को समझ आ सकता है और वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकता है अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस के नतीजे में। ये एक सीक्वेंस होता है। तो स्टीफन से मीयर्स हैं, वो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ये इतराज रख रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स को ये नहीं है कि एक बॉन्ड उधर से आया, एक बॉन्ड उधर से आया, बन के चले गए, नहीं, उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, यानी एक लैंग्वेज है, एक ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है कि ये अमाइनो एसिड यहां, ये बॉन्ड यहां लग रहा है, उस बॉन्ड के बाद ये बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बाद ये है, और ये कंप्लीटली एक प्रोटीन क्रिएट करेगा जो मीनिंगफुल होगा, पर्पसफुल होगा, और फिर मुख्तलिफ तरीके से वो सेल की शक्ल इख्तियार कर देगा। ये है पूरा उनका पॉइंट जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अगर, वो कहते हैं कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वी फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग अ फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन सेवरल फंक्शनिंग प्रोटीन्स। वो कहते हैं सिर्फ फंक्शनल सीक्वेंस को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स में मुख्तलिफ प्रोटीन्स, जो फंक्शनल प्रोटीन्स है उनके अंदर इज स्टिल वैनिशिंगली स्मॉल। कहते हैं ये गायब हो चुका हुआ है, रफली अ चांस, 1 चांस इन 10 की पावर 65 ऑफ 10 की पावर, ये तो उससे भी ऊपर चला गया, यानी ये वैनिशिंगली स्मॉल, ये आपको पता ही नहीं है कि ये कब होगा कब नहीं, ये पॉसिबल है भी है कि नहीं। यानी एक तो ये है कि अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स बनने के लिए तैयार हैं, मगर वो उसको रखेगा कौन। और जैसे एक लतीफा भी है ना, एक बंदे से किसी ने पूछा कि आपको इंग्लिश आती है, कहता जी आती है, कहता सुनाए, कहता ABCDEFGHIJKLMNOP। उसने कहा भाई इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश बोलनी आती है। कहता यार अल्फाबेट्स तो आते हैं मगर मैनू रखने नहीं आते कि कितने कितने रखने ने, जे मैनू रखने आ जान ना तो फिर मैनू इंग्लिश भी आ गई, वैसे तो मैनू इंग्लिश आती है। इसी तरीके, हाँ एग्जैक्टली तो मकसद ये है कि आपके पास अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, मगर उसको नेचुरली, नेचुरल सिलेक्शन आप मानने के साथ अगर आप उसको रखना चाहेंगे तो उन्होंने भाई ABCD आंदी है, उन्होंने नहीं पता कि इसको किस सीक्वेंस में रखूंगा। वो इंटेलिजेंट डिजाइनर ने रखना है जिसने उसको बनाने के लिए रखा है कि मैंने इसको यहां रखना है, इस सेंटेंस को यहां रखना है, इस जुमले को यहां रखना है, और एक सीक्वेंस बनाकर मैंने पर्पसफुल मीनिंगफुल एक चीज तैयार करनी है जिसको हम इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 3 एतराजात हैं जो उन्होंने रखे हैं। वैसे मैंने इस वाले से मजीद भी कुछ मैं चीजें रखना चाह रहा था, मगर मैंने सोचा था कि मैं सिंगल पॉइंट के ऊपर रखूंगा, ओरिजिन के ऊपर, उससे सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर बेस के अंदर सवालात रख देते हैं ना, बेस के अंदर,
तो उससे आगे नहीं। अभी मजीद क्रिटिकल हम सवालात रखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। मैंने एक बेस रखी है ताकि बात लंबी भी ना हो और हम सवाल जो आपको भी दें। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं, हुआ क्या, नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं और इंटेलिजेंट डिजाइन क्या है, ये समझने की जरूरत है। माइकल बेहे जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिनका हमने पिछली एपिसोड के अंदर जिक्र किया था, जिसमें मैंने बयान करने की कोशिश की थी कि वो एवोल्यूशन के बारे में उनकी राय क्या है। एक दो जो हमने बताई थी, वो अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, छोटा बंदा नहीं है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है उसके अंदर वो पढ़ाते भी हैं। माइकल बे, उनकी किताब है डार्विन्स ब्लैक बॉक्स, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको बायोकेमिकल चैलेंज है, और डार्विन्स का ब्लैक बॉक्स उन्होंने ओपन करके रख दिया है और उसका तिया पंचा हिला दिया है। सोशल किस्म के, मॉरल किस्म के, साइंटिफिक किस्म के, हर किस्म के एतराजात उन्होंने सामने रखे हैं। उसमें एक चैप्टर है इंटेलिजेंट डिजाइन के नाम से, उन्होंने उसमें बड़ी लॉजिकल हवाले दिए हैं। अच्छा, बड़े जबरदस्त लॉजिकल हवाले दिए माइकल बेहे ने। माइकल बेहे कहते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि इंटेलिजेंट डिजाइन है ये, क्यों कहता हूं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल विद दिस टर्म नेचुरल सिलेक्शन, इट शुड बी रादर इंटेलिजेंट डिजाइन। वो कहता क्या, कहता आप एक रोड से जा रहे हैं, बड़ी तवज्जो सुनिए मिसाल, बड़ी प्यारी मिसाल उसने दी। कहता है आप गाड़ी लेकर रोड से जा रहे हैं, तो आप तेजी से गुजर रहे हैं रोड से, दाईं साइड पर आप देखते हैं गाड़ी जो है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है, शीशे उसके उखड़ गए हैं और खून हर तरफ लगा हुआ है, और आगे एक बंदा जो है ना वो गिरा पड़ा हुआ है और उसको खून लगा हुआ है। कहता आप द वेरी फर्स्ट आप क्या करेंगे, दूसरा कोई भी इधर उधर बंदा नहीं, आप क्या करेंगे। कहता आप रुकेंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, रिवर्स करेंगे, उसके पास रोकेंगे, देखेंगे वो जिंदा है नहीं है, अगर जिंदा है एम्बुलेंस को बुलाएंगे, बाहर सूरत आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, बंदा जिंदा है कि मर गया, क्या हो गया। कहता है उस बंदे ने रोका क्यों गाड़ी को, क्यों उसने जाने नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि जो इंटेलिजेंट डिजाइन इंसान ने तैयार किया है वो डिजाइन नहीं रहा जिसके लिए वो बनाया गया था। यानी इंटेलिजेंट डिजाइन की डेफिनेशन आपके अंदर फिट है कि जब तक पर्पसफुल मीनिंगफुल हयातियाती सिस्टम मैकेनिज्म इस दुनिया के अंदर चल रहा है तो वो इंटेलिजेंट डिजाइन है। आपकी दुनिया के अंदर आपके रहने के लिए एक मखसूस महदूद और बड़े मोहतात किस्म का जो है ना वो तखमीना लगाकर चीजों को रखा गया आपके जिंदा रहने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। तो कैसे पॉसिबल है कि वो इंटेलिजेंट डिजाइन ना हो और आप उसको नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं। अब मैं सवाल कुछ अपनी तरफ से रखता हूं नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर कुछ मैं अपनी जानिब से सवाल रखना चाहता हूं। नेचुरल सिलेक्शन की सबसे लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग रीजन जो ये देने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बात ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरीके से चेंजेस हुई। उसमें ये मिसाल देते हैं एरिज़ोना के जंगल सहरा की। कहते हैं वहां चूहे हुआ करते थे, उन चूहों का कलर जो है ना वो ब्राउन था, ब्राउन कलर के चूहे होते थे एरिज़ोना के जंगलों में, सहराओं में। कहते हैं वो ब्राउन कलर के चूहे थे, वो ब्राउन कलर के क्यों थे, क्योंकि सहरा की मिट्टी होती है ब्राउन, वहां का पत्थर भी ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन। तो सहरा में चीलें, उल्लू, बड़े बड़े परिंदे फिरते हैं जो कि चूहे खाते हैं, सांप भी फिरते हैं जो चूहे खाते हैं। तो चूहों ने अपने रंग को एरिज़ोना के जंगलों और एरिज़ोना की जो बट्टी और पत्थर हैं और सहरा हैं उनके मुताबिक अपने रंग को बदल लिया और अपने कैमोफ्लेज करने के लिए बना लिया। कहते हैं फिर हुआ ये कि वहां पर जो है ना वो बड़े बड़े धमाके हुए, पहाड़ निकले और गैसें बरामद हुई और वहां की जमीन काली हो गई, पत्थर काला हो गया वहां। जब वहां का पत्थर और जमीन सारी काली हुई तो चूहा जो है ना उसने देखा कि काली जमीन के ऊपर ब्राउन कलर तो बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है, ठीक है, और उसके नतीजे में बड़ा नुमाया होता है, उसके नतीजे में ये जानवर फिर आकर मुझे खा जाते हैं। तो उसने एक लंबा प्रोसेस लिया और अपने रंग को आहिस्ता 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 काला कर लिया, ठीक है, आहिस्ता 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 काला किया कि काला करने के नतीजे में वो बच जाएगा। ये एक रिडिकुलस किस्म की मिसाल दी जाती है कि इस तरीके से किया। इसी तरीके से ये मिसाल देते हैं दूसरे जानवरों की कि जनाब इनकी टांगें इसलिए पतली हो गई, इनकी दौड़ इसलिए तेज है कि ये बच सकें।
मेरा सवाल ये है कि क्या एक हिरन के जीन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ये जीन्स मौजूद नहीं है जिसको वो एक्टिवेट कर सके कि उसके भी बड़े बड़े पंजे हो जाएं, बड़े बड़े दांत निकल आए। जिराफे की गर्दन तो लंबी कर दी आपने, मछली को भी पानी से निकाल के आपने हाथ पैर लगा दिए, तो क्या हिरन के पास वो सलाहियत नहीं है? वो जीन्स एक्टिवेट नहीं कर सकता वो, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए शेर से पंजा लड़ाने के लिए उसके भी पंजे निकल आए, उसके भी बड़े बड़े दांत निकल आए? वो क्यों नहीं करता? फिर मेरा पहला सवाल है, मछली को बाहर आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लोग कहते हैं कि जीन्स के अंदर, आपके डीएनए के अंदर ऐसे कोड्स मौजूद हैं कि जिन कोड्स के सीक्वेंस को अगर चेंज किया जाए तो वो एक्टिव करते हैं आपकी मुख्तलिफ एबिलिटीज को। मिसाल के तौर पर नाक लंबा करने की सलाहियत होती है, आंखों का कलर चेंज करने की सलाहियत होती है, अपने साइज को बड़ा और छोटा करने की सलाहियत डीएनए के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, इतनी सलाहियत। मैं ये सवाल करता हूं, वो जो मछली पहली जो बाहर आई थी, उस मछली ने पहला ऑप्शन क्यों नहीं इख्तियार किया कि अपने उस सीक्वेंस को चेंज करके अपने साइज को बड़ा करके उस मछली को खा जाती जो उसको खाने आ रही है? बाहर क्यों निकल आई भाग के? मेरा सवाल है। इसका मतलब यह है कि नेचुरल सिलेक्शन के पीछे इंटेलिजेंट डिजाइन था। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन विदाउट एन इंटेलिजेंट डिजाइनर ये पॉसिबल नहीं। आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन को लेकर चलना है तो आप दुनिया के सामने ठट्ठा बनकर रह जाएंगे, एक मजाक बनकर रह जाएंगे और एक गुंगा शैतान बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आप अपनी नेचुरल सिलेक्शन को अपनी पॉकेट में रखें, उसके साथ आप ये मानना पड़ेगा आपको कि एक इंटेलिजेंट डिजाइनर मौजूद है। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आपके रिचर्ड डॉकिंस, जो आपके एथियस्ट, मॉडर्न एथियस्ट के फादर्स हैं, फाउंडिंग फादर, वो अपनी किताब के अंदर लिख चुके हुए हैं, द ब्लाइंड वॉच मेकर के अंदर भी, और अपना इंटरव्यूज भी हमने अपनी चैनल के ऊपर चलाया था, कि इसमें कोई बईद नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है ना वो बीइंग, सुपर नेचुरल बीइंग इस दुनिया के अंदर आई है, जो हमसे बहुत ज्यादा एवोल्यूट हो चुकी थी, टाइम में बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा एडवांस थी। उन्होंने यहां पर एक इंटेलिजेंट बीइंग का डिजाइन रखा। वो डिजाइन के अंदर सेल्फ एबिलिटी थी कि वो सिलेक्शन कर सके और आगे बढ़ सके। तो वो एक पर्पज के लिए रखा गया और वो आगे चला। तो मुझे मुझे कोई इतराज नहीं है, आप मान सकते हैं। तो ये बेसिक, काफी उम्मीद करता हूं कि मैंने कोशिश की है कि आसान लफ्जों के अंदर 3-4 चीजों को समझाने की कोशिश करूं और ये सामने रख सकूं कि एवोल्यूशन को सामने रखते हुए कुछ लोग किस किस्म की राय रखते हैं। तो हम इंटेलिजेंट डिजाइन, वो इंटेलिजेंट डिजाइन जिसके पीछे पर्पस है, कॉज है, मीनिंग है, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजायर है, वो डिजाइन है जिस बेस के ऊपर हम चले हैं। जैसा कि मैंने आपको माउस ट्रैप का बताया। घरों के अंदर खिड़कियां बनाते हैं लोग, खिड़की से सिर्फ एक ही चीज होती है, बाहर देखा जाता है। खिड़की से वेंटिलेशन होती है, खिड़की से और बहुत काम होते हैं। इसी तरीके से इस इंसान को जो जिंदा रखा गया है, इसका एक पर्पज है, यहां दुनिया के अंदर एक अच्छा निजाम कायम करे और फिर जब ये वापस जाए अपने खुदा के सामने तो उसको सुरखरू होकर उसके सामने उसके इम्तिहान में पास हो। ये है अल्लाह का मंशा और ये अल्लाह की मशीयत थी, जिस वजह से उसने इस जर्रे को ये सलाहियत दी कि ये इंतखाब कर सके और आगे बढ़ सके। जी बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से और इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके आपने बात जो है वो समझाई है। और मेरे ख्याल में मतलब आप इसको ये ना समझिएगा कि मैं आपकी मुंह पे कोई तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है मेरे ख्याल में, इस तरह से बात होनी चाहिए और ऐसे होना चाहिए रद्द। बिला वजह चीखना चिल्लाना, वो हमें गालियां हम उनको गालियां, इस तरह से तो मेरे भाई ये मसले कभी भी नहीं हल होने वाले। वो जुगतें करते रहे जी, साइंस हाफिज, ये वो जुगतबाजी पे उतर आए, ये वो। हालांकि दावे ये हों कि हम जनाब साइंस को मानते हैं, साइंस की बेस पे हम देखेंगे हर चीज को। ये इस तरह से होती है आई थिंक बात, जो जिस तरह से आमिर हक भाई ने की है। पहले 5 मिनट मेरी बातों को अगर निकाल दें आप, मुझ गरीब आदमी को, उसमें से, और उसके बाद से लेकर और अभी तक 49 मिनट्स हुए, 48 पे उन्होंने एंड किया है, तब तक ये जो बात हुई है इसके अंदर आप देखिए कि कोई किसी किस्म की एक दूसरे के ऊपर, यानी कि वो तानेबाजी, ये वो, इस तरह से मुकम्मल एक इल्मी गुफ्तगू हुई है। इस तरह से आई थिंक बात होनी चाहिए। मैं अगर कोई मुल्हिद, कोई इथियस्ट वो सुन रहे हैं, कोई साइंस हाफिज वाले उनके मुरीद अगर सुन रहे हैं, तो मैं आपको दावत दूंगा, ये चीज को देखिए, इसको समझिए,
इख्तलाफात ये जो बेशक आपके साइंस की बेस पे हैं जो भी हैं, लेकिन इंसानियत नाम की चीज को तो आप भी मानते हो या नहीं मानते, को बेसिक एथिक्स होती हैं बात करने की, वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। आपके कोई भी सवाल सवाल हो इस हवाले से, आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। हमें बड़ी खुशी होगी आप यहाँ पे आके अपने सवाल रखिए। और सवाल से मेरी मुराद सवाल है, अगर बहस मुबाहिसा करना है तो आमिर भाई मौजूद है, और इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला चुके हैं पहले भी और उसके बाद भी। ये रहा, आप टाइम रख सकते हैं हमारे साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगर आप डिबेट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बहरहाल अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। अगर किसी के भी कोई सवाल हो तो ये लिंक नीचे दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप ज्वाइन कीजिए और आइए सवाल कीजिए। और आमिर भाई, एक दोस्त ने पूछा था कि जो लास्ट आपने स्ट्रीम की है एवोल्यूशन के हवाले से, क्या उससे रिलेटेड उनका एक सवाल है, क्या वो आज कर सकते हैं, उनको एक्सेप्शन मिल सकती है अगर आप इजाजत दें बिल्कुल तो? बिल्कुल, जिन प्रोग्राम्स के ऊपर हम कर चुके हुए हैं, ऑब्वियसली उसको कुछ लोग बाद में सुनते हैं, कुछ सवालात होते हैं, तो वो कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, जरूर सवाल करें उसके ऊपर। मेरे पास नॉलेज हुआ था उस पर, मैं जरूर दूंगा, जरूर करें। हम्म। जो प्रोग्राम गुजर चुका है उस पर, जो प्रोग्राम अभी डिस्कस नहीं हुआ, जो चीज सब्जेक्ट डिस्कस नहीं हुआ, उस बारे में थोड़ा मसला होता है जी। जी, जज़ाकल्लाह जी। अजीज दोस्तों, ये रहा नीचे लिंक, फेसबुक पे मैंने पहले दे दिया था, आप वहाँ कमेंट्स में नीचे कहीं देखने मिल जाएगा, और यूट्यूब के ऊपर अब ये दे दिया गया लिंक यहाँ, इसके ऊपर आप ज्वाइन करके स्टूडियो में एंटर हो जाएंगे और फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं। नहीम गुल हुसैन कह रहे हैं वेरी गुड प्रेजेंटेशन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब वो साहब मुझे नाम जेन से निकल गया है। मोहसिन कह रहे हैं साइंस हाफिज जी, समझ तो गए होंगे आप। आप आ जाइए, जिनका वो सवाल था पिछले शो से रिलेटेड, मेरे पास यहाँ कमेंट होगा, अगर मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। आप आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपका सवाल ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कौन है जी? अच्छा आमिर भाई, एक सजेशन ये भी आया है कि कुछ, अब मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन नीचे मौजूद हैं, आपने भी शायद देखे होंगे, एक दो बंदों के नाम आए हैं कि इनसे कभी आप लोग डिबेट तय करें। तो मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन को आप बताएं कि क्या मतलब इस तरह का कोई इन फ्यूचर कोई यहाँ पे कोई हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ डिबेट्स भी सामने आए इस हवाले से? जी, ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर अभी हमारा फ़ोकस पता है क्या है? हमने फ़ारूक भाई के साथ, मैं नाज़रीन को बताता हूँ इसी तवज्जुह से, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ़ारूक भाई के साथ कि हमने पहले अपना एक मुकदमा और मनहज रखना है, वो हम पहले मुकम्मल तौर पर रख लें। क्योंकि हम्म। मेरा इरादा अभी ये है कि इस्लाम पर, मैं आपके तवज्जुह से ये बताता चलता हूँ कि दीन इस्लाम के ऊपर जो एथिज़्म की तरफ से या एग्नोस्टिक्स की तरफ से और इसी तरीके से मुल्हिदीन की तरफ से जो एतराज़ात बड़े मेजर किस्म के उठाए जाते हैं, उनको कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें आने वाले दिनों के अंदर और उनके जवाबात तलाश करें, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन हम हम्म। सुनते रहते हैं। उनमें से जिहाद का मामला है, लोंडियों का मामला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का मामला है, अहादीस की हम्म। हुज्जियत का मामला है, कुरान में मौजज़ात का मामला है, कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस के हवाले से एतराज़ात किए जाते हैं, कुरान में हिस्टोरिक बैकग्राउंड के हवाले से मसले हैं, साइंटिफिक इश्यूज़ हैं, कुछ और इस तरीके के मामलात हैं। कुरान की बलागत के हवाले से कुछ मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, कुछ एथियस्ट वगैरह के बड़े एतराज़ात करते हैं कि कुरान फसीह व बलीग है भी या नहीं, और कुरान के जो चैलेंजेस हैं कुरान के अंदर, उन चैलेंजेस को किस तरीके से देखा जाए। इस हवाले से हम आने वाले दिनों के अंदर प्रोग्राम करेंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम कर लें, उसके बाद हम डिबेट्स भी रखेंगे, क्योंकि मसला पता है क्या, डिबेट से कुछ निकलता नहीं। हम हम्म। डिबेट्स भी करना चाह रहे थे, मगर फारूक भाई से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि डिबेट से, जिसने किसी ने डिबेट करनी है, पड़ा हुआ है, जाके वो करे, अपने चैनल के ऊपर बात करना चाहता है करे, अपने तौर पर जिस तरीके से वो समझना चाहता है, हमें रिजेक्ट करना चाहता है करे, हम अपना मुकदमा रख देंगे। हम्म। अगर किसी हम्म। को कोई एतराज है, वो आकर सवाल रख देता है, हम उसका जवाब देंगे, पब्लिक को पता चल जाएगा। डिबेट्स वगैरह वाला सिस्टम अभी हमारा इरादा नहीं है इस हवाले से। उसकी वजह यह है कि हम्म। सबसे पहले हम अपना मुकदमा रखेंगे, तो ये मेरी गुजारिश जी, जज़ाकल्लाह आमिर भाई। और यकीनन ये चीज़ है कि मतलब डिबेट का भी एक तरीकाकार होता है। मेरे ख्याल में जो आजकल सोशल मीडिया पे हो रहा है उसको आमिर भाई डिबेट की बजाय खप डालना, मेरे ख्याल में कहें अगर तो वो मुनासिब लफ्ज़ होगा। वरना डिबेट्स हुआ करती थी, एक मतलब दौर था कि जब डिबेट्स हुआ करती थी बड़े मैनर्स के साथ, रूल्स डिसाइड करके, और उसमें एक थर्ड पार्टी को बिठा के न्यूट्रल, और उस तरह से। तो अगर वैसा कुछ हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि मतलब तब हम इस बारे में सोच सकते हैं। बहरहाल अब जरा कॉलर्स की तरफ आ जाते हैं जी। अच्छा, ये क्विक स्टोरीज हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं था। आ जाएं जी। अवैस अहमद करनी, वालेकुम सलाम जी। मुर्शद, मुर्शद वो कह रहे हैं, तो मुर्शद नहीं है भाई हम तो हम बड़े सादा से बंदे हैं, हमें थी। प्लीज मुर्शद ना कहें।
हमें भाई कहा करें, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा पर्सनल सा फील होता है कि मतलब भाई वाला लफ्ज। हाँ, वो एक पहले एक साथी कॉलर है थे। हमारे साथ। अच्छा, हम्म। कॉलर कॉलर आ गए, चले ले लें कॉलर को आप। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। चलें, ये आपका पेंडिंग हो गया, बात आपने सुनानी है लाजमी। राना साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, वो मेरे ख्याल में चले गए यार, ये इतना ही एहतराम के कॉल से ही तो चले गए। बस अच्छा, आप बस सुना रहे थे ये कुछ। ये मेरे सी की बात। अच्छा, मैंने ये कहना था, वो मेरे एक भाई हैं, शायद प्रोग्राम सुन भी रहे होंगे या बाद में सुन लेंगे, वो बड़ा प्यार जता रहे थे, तो वो ना स्टार्ट हुए मुझे मैसेज करना ना व्हाट्सएप के ऊपर। अब हम्म। नंबर तो जा रहा है सबके पास, तो वो मैसेज मुझे शुरू हुए, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आमिर हक सर हैं? मैंने कहा नो। अल्लाह। कहते हैं आमिर हक साहब हैं? मैंने कहा नो। तो कहते हैं फिर, मैंने कहा ना साहब है ना सर है, आमिर हक भाई है। भाई कहना है तो मेरी जान भाई कह लो, भाई का मजा आता है ना, मजा तो भाई का है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो मुझे एक याद आ रही है, वो एक ऐसे फनी सी एक वीडियो थी कि वो छोटा सा बच्चा था, तो उसको शायद उसकी टीचर वो कह रही कि बोलो पहला कलमा तैयब, तो उसने कहा नहीं तैयब नहीं बोलना, भाई बोलना है। मम्मा कहती है तैयब नहीं बोलना। तो यार, तो मम्मा तो नहीं कहती है, फारूक भाई कहते हैं कि यार भाई बोला करें, हमें प्लीज आजमाइश में ना डाला करें ये सर और मुर्शद और ये यार, प्लीज इसके ऊपर सोचिएगा। हाँ, बहरहाल नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ क्विक स्टोरीज, और डॉक्टर नईम साहब आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, आप वापस आइए, मैं आपको लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे भाई, क्या नाम है आपका और सवाल आपका क्या था? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है डॉक्टर नईम है। एक्चुअली मैंने कहा कि मैं बता दूं कि मैं इस बात अच्छा पे सुनना अच्छा। चाह रहा था कि अच्छा अच्छा। सही। जी जी, सर। माशाल्लाह बहुत डिस्कशन थी, इजी थी, थैंक यू। ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ये तो डिबंक हो गई। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है पिछली स्ट्रीम से था, मिस हो गया था मुझसे। उसमें था आमिर अकबर भाई कह रहे थे कि ये जो जन्नत है ये बेसिकली कोई जमीन का ही टुकड़ा था, मतलब बहुत ज्यादा कुछ मतलब ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो मेरा कहने का ये मतलब था वो इन्होंने कैसे लिया, जबकि मेरे ख्याल से जन्नत का कंसेप्ट जो है वो मुसलमानों में डिफरेंट है। नंबर टू, मेरा सवाल ये था कि कुरान पाक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है उसी तरह। तो दोनों जो है वो बिना पेरेंट्स के पैदा हुए थे। और मतलब एक सेक्शन शायद ये भी सोचता है कि जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे आए थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी तरह आसमान से ज़मीन पे आएंगे। जी जजाकल्ला जी। जी आमिर भाई। बहुत शुक्रिया। दो बातें इन्होंने की हैं जो मेरी समझ में आई हैं। मिड में जो उन्होंने बात किया वो मैं समझा नहीं कि उन्होंने किस तरीके से, वो मुझे कंक्लूजन समझ आ गई है। दो बातें की हैं, एक ये है कि मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर ये कैसे अखज किया और किस जगह से अखज किया कि जो जन्नत है जिसमें आदम और हव्वा को रखा गया था वो इस दुनिया में है, वो कहीं और मकाम पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो कराइन इस्तेमाल हुए हैं वहां पर, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन अल्फाज से कहीं भी आसमान का या किसी ऐसी जगह का जिक्र नहीं मिलता जो इस दुनिया में ना हो। अच्छा, वो क्राइम क्या है? मिसाल के तौर पर उनकी तख्लीक का मकसद, अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में बनाने वाला हूं, यानी उसकी बनाने का मकसद जमीन था। अब मुझे समझ नहीं आती, बनाने के बाद जन्नत में डाल दिया, यानी बनाया जमीन के लिए है, डाल जन्नत में दिया है। तो ये अल्लाह का काम उसकी इल्लत के बरखिलाफ महसूस होता है। अच्छा, दुनिया में जन्नत क्या हुआ? एक तो ये करीना हो गया। दूसरा ये है कि क्या दुनिया में जन्नत का तस्वुर जो है, आप क्या उससे कोई ऐसी फैंटेसी लैंड ही लेंगे जिसमें जो है वो आमतौर पर तस्वुर किया जाता है? देखें, एक जन्नत वो है जो कि मरने के बाद आपको अता की जाएगी, मुसलमान को या ईमान वालों को या अच्छे लोगों को, आसान लफ्ज़ों में अच्छे लोगों को, उनके अमाल के नतीजे में और अल्लाह के फजल के नतीजे में। वो जो जन्नत है उसके बारे में अल्लाह ने कहा है। अब ये देखें, मैं आपको एक करीना देने लगा हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि एक ऐसी जन्नत मैंने तुम लोगों के तैयार कर ली हुई है जिसे किसी बशर की आंख ने नहीं देखा, उसकी नेमतों से किसी बशर ने उसको नहीं देखा। तो आदम और हवा ने तो देख लिया हुआ है आपके बकौल, अगर ये वही जन्नत थी तो अल्लाह ताला का जो क्लेम है वो कॉन्ट्रडिक्शन उसमें आ जाता है कि आदम और हवा ने तो उस जन्नत को देख लिया हुआ है और अल्लाह कहता है आज तक किसी बशर ने उस नेमत को नहीं देखा जो मैंने तैयार की हुई है। तो हम्म। अच्छा अच्छा, ये एक तो ये चीज मिल सकती है। उसके अलावा ये है कि क्या अल्लाह ने दुनिया में किसी चीज को जन्नत कहा है कि नहीं कहा? सूरह अन-नबा है 30वें पारे के अंदर, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर जन्नातिन व अनाबा, अल्लाह ने जन्नतें बना दी हैं, बाग बनाए हैं, बगीचे बनाए हैं, खजूर के दरख्त लगाकर और मुख्तलिफ फलों के
जो है वो दरख्त लगाकर, बागात लगाकर, उसको जन्नत कहते हैं। ठीक है, जो कयामत वाली जन्नत है उसको कहते हैं जन्नात अदनिन, जन्नात अदन। वो ऐसी जन्नत है जो हमेशगी वाली है। दुनिया की जो जन्नतें हैं वो हमेशा वाली नहीं है। दुनिया में भी जन्नत होती है। जन्नत क्या है? बाग को अरबी जुबान में जन्नत कहते हैं, बाग को। तो आदम अलैहिस्सलाम को क्योंकि जो इब्तदाई इंसान था वो ज़ाहिर बात है कि उस तरीके से खाना पीना वो चीजें करता था कि उसको तरद्दुद करना पड़ता था, जिस तरीके से जानवरों को तरद्दुद करना पड़ता है। मगर जिस बाग में आदम और हव्वा को डाला गया था, महसूस ये होता है कि हर चीज रेडीमेड तैयार शुदा उनको दी गई थी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कुलू वशरबू। ठीक है, कुलू वशरबू हनीयन, खाओ पियो मजे से, पेट भर के। वला तकरबा हाजिही शजरा, बस इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो उससे महसूस होता है कि वो जन्नत जो है वो दुनिया के अंदर बगैर मेहनत के आदम और हव्वा को टेस्ट के लिए दी गई थी। अच्छा, फिर उसके अलावा जो उतरने के क्रायन इस्तेमाल किए गए हैं वो दुनिया के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। एहबत का सीगा कुछ लोग कहते हैं, एहबत का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना। तो वो मुराद ये लेते हैं कि शायद आसमान से या कहीं ऊपर दुनिया के बाहर से कहा एहबितू मिनहा, इस जन्नत से उतर जाओ, नीचे चले जाओ। तो महसूस होता है कि कहा कि जो है ना वो आसमान से नीचे आ जाओ। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम जब सलाब खत्म होने के बाद कश्ती से उतरे हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ने कहा है कि एहबित, उतर जा। कश्ती से उतरने पर भी उनको कहा, हालांकि वो जमीन में ही थी कश्ती। ठीक है, तो जब पानी खुश्क हुआ है, एहबित के लफ्ज इस्तेमाल किए, यानी कश्ती से उतरने। तो गोया एहबित के माना है किसी ऊपर आला जगह से जो है असफल जगह की तरफ आना, यानी ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह पर आना, या किसी एक मकाम से दूसरे मकाम पर शिफ्ट होने को भी हुबूत कहा जा सकता है, हब्त कहा जा सकता है अरबी ज़ुबान के अंदर। दूसरी बात, इसमें वो मसला हल हो गया ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से आने का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। देखें, ईसा अलैहिस्सलाम का मामला गैर मामूली है, मुजज़ाती है। आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक है वो अल्लाह ताला के तख्लीकी जो कवानीन है उसके तहत हुई है। ठीक है, उसके तहत गो के अल्लाह ताला ने एक जगह पर कहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। मगर आगे खास कर दिया खलक़हु मिन तुराबिन, उसको मट्टी से पैदा किया, फिर कहा उसके लिए उसको बनाकर एक इंसान की शक्ल में भेज। अच्छा, ये उसका पूरा सिनेरियो रखा। तो मुमासलत जो है वो तख्लीक के हवाले से है कि अल्लाह ने खास एक अपनी मोजे की शक्ल में उनकी तख्लीक की। मगर ये नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम आए हैं उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। आदम अलैहिस्सलाम इसी दुनिया के अंदर बने थे, इसी दुनिया के अंदर रहे हैं, इसी दुनिया के अंदर उनकी वफात हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम एज पर कुरान और सही अहादीस वो जिंदा हैं और अल्लाह जानता है वो कहाँ है। ठीक है, जो अहादीस मिलती हैं उसके मुताबिक वो समाए सानिया पर, समाए राबिया के ऊपर हैं। बाद रवायतों के मुताबिक पांचवें आसमान के ऊपर है, बाद रवायतों मुख्तलिफ मिलती हैं। मगर चूंकि उन आसमानों को मुतशाबिहात रखा गया है, वो फिजिकल उस तरीके से ऑब्जर्वेबल नहीं है कि वो आसमान को लेयर्स के अंदर 1 2 3 है, ऐसे ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं एक रैंडम थ्रो फेंकना हो तो मैं कह दूं अल्लाह ताला ने ब्लैक होल के जरिए उनको किसी जगह पहुंचा दिया हुआ है, तो फिर ढूंढते रहो। ठीक है जी। जी, जज़ाकल्लाह आमिर भाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि कुछ अर्सा पहले हमारे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ना ये चीज़ बड़ी हाईलाइटेड हुई थी कि एक रिसर्च आई कि जिसमें मतलब कंक्लूजन ये निकाला गया कि इंसान जो है वो इस ज़मीन का बाशिंदा नहीं है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि जी बाकी जो जानवर हैं वो इस तरह से चलते हैं और इस तरह से बाकी सब वो एडजस्ट कर लेते हैं। एक इंसान ही है जो यानी कि उसको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, उसी के ऊपर माहौल और यानी कि दुनिया की हर चीज़ उसके ऊपर असर डालती है, गोया कि उसे ख़त्म करना चाहती हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस तरफ उसमें एक तासुर ये भी दिया जाता था कि उससे भी ये प्रूव होता है कि इंसान कहीं और बना है, लाइक यहाँ इस जमीन के अलावा ऊपर कहीं आसमानों में, कहीं जन्नत, और फिर वहां से डिसेंड किया गया नीचे। तो इसके बारे में मतलब क्या कहते हैं? पता क्या, ये एक थ्योरी है जो पेश की जा सकती है। मगर हम्म उसकी उसकी वजह यह है कि देखें, अगर तो इंसान ऊपर से डिसेंट नीचे, ऊपर से नीचे फेंका गया है ना, तो ये हम्म बगैर किसी आले के यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता था। इसकी हम्म तख्लीक का जो स्ट्रक्चर है, तो फिर देखे ना, ऊपर से अगर फेंका गया तो सवाल ये उठता है कि इसके अंदर ना किसी चीज का इजाफा किया गया है, ना किसी चीज की कमी की गई है। जैसे ये आया था वैसे का वैसे ही है। हम्म ठीक है, क्योंकि जो तख्लीक को मानते हैं और एवोल्यूशनरी प्रोसेस को नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि हजरत इंसान ऊपर से गिरा था, ऐसे ही गिरा था, ऐसे ही आगे चल रहे हैं। हम्म इसमें ना एक हरफ का ज्यादती हुई है ना कमी हुई है। ठीक है ना जी। हम्म तो अगर आपने ये मानना है तो फिर
साइंटिफिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि स्पेस के अंदर भी किसी जगह पर ऑक्सीजन वगैरह है, वहां से कैसे ये इंसान आया है, किस किस चीज में आया है, हम्म। प्रूव करें, कैसे ऊपर से गिरा है। ठीक। ये बहुत से जज़ाकल्लाह मेरे सवाल भाई। उठेंगे। इला ये कि हम्म। आप कहेंगे मौजज़ाती तौर पर आया है, वो कुरान में कहीं मौजूद। जिक्र नहीं मिलता, आपने थ्योरी पेश करनी है तो कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक। जज़ाकल्लाह ये जी। चीज अच्छा, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कासिम शाफी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, क्या सवाल है जी आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जी, अल्लाह बस पाक मैं का वैसे करम। ही आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो वैसे ही सलाम दुआ के लिए हाजिर हो गया था। जी, वालेकुम सलाम। तो हाँ, बहुत शुक्रिया वो जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो कैसे हैं आप, ठीक हैं? वो शेख साहब जो हैं, AK शेख साहब, उनका प्रोग्राम कब होगा? सर मंडे से फ्राइडे तक एक शेख साहब का होता है, सैटरडे को होता है, उसमें मतलब बुध का एक आप वक्फा रख लें कि बुध वाले दिन भी मेरा और आमिर भाई का होता है, हाँ और फिर सैटरडे को हमारा होता है। बाकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन शेख साहब का होता है हफ्ते को हम, और उसके हाँ, बाद इतवार उनसे को सवाल पूछना है। उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब या रबानी साहब होते हैं। हाँ, तो उनसे सवाल पूछना है। हाँ जी, वो आप मंडे को इंशाल्लाह आप नेक्स्ट होगा उनका, तो आप उसमें तशरीफ लाइएगा, तब जरूर टाइम आपका क्या सवाल होगा? होगी। जी, टाइम ये क्या होगा उसमें? रात को 9 से 11 के दरमियान हम आते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही लाइव आएंगे मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अजीज दोस्तों, अ, इंसान ने आज तक स्पेस, मुझे नहीं समझ आया। आप कॉल पे आके अपना सवाल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज मेरे ख्याल में अब काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब इस टॉपिक के हवाले से इससे ज़्यादा इसको तूल देना गैर मुनासिब सी बात है। आमिर भाई, अगर कोई कोई मैसेज आप देना चाहते हो व्यूअर्स को, जी, इस अदरवाइज एंड हवाले से ना करते हैं मैं, इसको। हाँ, इस हवाले से मैं 3-4 चीज़ें और भी रख देता हूँ। हम्म। देखें, अ, खुदा कादिर है इस चीज़ के ऊपर कि वो प्रॉपर जो मखलूक़ात जो इस वक़्त आपको नज़र आ रही हैं, वो ऐसे ही उसने बनाई हैं। इस चीज़ पे भी कादिर हम्म। है। खुदा इस चीज़ पर भी कादिर है कि वो एक मखलूक से दूसरी मखलूक को निकाले। कादिर है। कोई उसमें क्या मसला है? मसला नहीं है। हम्म। जब वो कहता है कि वो कादिर है इस चीज़ पर कि वो मुर्दा से ज़िंदा और ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है। हम्म। वो कादिर है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? फ्रॉम जो है ना वो, अच्छा, फिर वो इस चीज़ पे कादिर है कि वो अदम से वजूद में लेके आया है। इससे बड़ी कुदरत क्या हो सकती है? यानी साइंस आज तक इस हकीकत को नहीं समझ सकी कि मादा, ये टाइम एंड स्पेस एंड मैटर, ये आया कहाँ से? ये कितने, ये हम्म। चलो टाइम तो इनकी याद होगी ना, मैटर और स्पेस ये कैसे तश्कील हुए हैं और इनके नतीजे में फिर वक्त बना है, ये कैसे आए हैं? फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम समथिंग। हम्म। आज तक ये हम्म। मामला नहीं हल हो सका। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अल्लाह का ये कहना कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और ये मौजूदा शक्ल जो है इस तरीके से, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जो ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है वो ये है कि अल्लाह ने बड़ी शक्ल देकर इंसान को इस जगह पर पैदा किया है, और हम्म। हकीकत यह है कि अल्लाह ने इस जमीन में उसकी जरूरियात की हर चीज उसी से निकाल कर रखी है। अच्छा, ये जो हम्म। अकीदा है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक हम्म। अजीबो गरीब आपको चीज बताता हूँ। ये जो सूफियों का वहदतुल वजूद का अकीदा है ना, वो इससे हम्म। थोड़ी सी मुशाहबत रखता है। हम्म। ठीक है, ये सिंगुलैरिटी से, जो इनिशियल सिंगुलैरिटी है, नुक्ता आगाज, वहदत नुक्ता आगाज, इस अकीदे हम्म। से सूफियों का वहदतुल वजूद का अकीदा भी मुमासलत रखता है। उनके नजदीक जो वहदतुल, कभी हम सूफियों में बात करें तो करेंगे, तो वहदतुल वजूद जो है हम्म। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 वाजिबुल वजूद, नंबर हम्म। 2 मुमकिनुल वजूद, और फिर ये 2 मिलते हैं तो एक वहदत, वहदत बनती है। उस वहदत को जो तमाम वजूद के साथ मिलकर बनती है, वहदतुल वजूद का अकीदा कहते हैं। ये हम्म। इब्ने अरबी अल हातिम अत्ताई, जो कि अर्तुरुल ड्रामे के अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये उनका अकीदा है, जिनको शेख अकबर कहते हैं। ये उनका हम्म। अकीदा, वो इसके सबसे बड़े जिनको मुख्तरे कहना चाहिए, इजाद करने वाले, इसको इख्तरा करने हम्म। वाले तसव्वुफ के अंदर वो थे। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के बाद जिसने हुलूल का अकीदा दिया था, अनल हक का नारा मारा, वो जब उसको फैंटी हम्म। पड़ी, उसके बाद फिर शेख अकबर को समझ आई कि ना, वहदतुल वजूद का अकीदा गढ़ो। फिर वहदतुल हम्म। शुहूद आया, जो कि बेसिकली यूनानी फलसफियों से निकला है, जो कि प्लाटू का अकीदा था रिफ्लेक्शन का, नजरिया हम्म।
शुहूद का या नजरिया मुसलियत यानी रिफ्लेक्शन का। तो ये कायनात जो इस वक्त आपको सारी की सारी नजर आ रही है, ये तो इनिशियल सिंगुलैरिटी से इसका आगाज हुआ है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, बिग बैंग जो है, बिग बैंग, ये कायनात का आगाज हुआ है 14 अरब साल पहले। कहां से हुआ है? एक नुक्ता आगाज, ट्रक करके ब्लास्ट हुआ है, दुनिया फैल गई आपके सामने, सारी मखलूकात तश्कील पा गई। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये जो एथियस्ट हैं ये एतराज करते हैं अल्लाह ने बनाया कैसे, अपने हाथ से बनाया है कि अल्लाह ने एक एक चीज को अलग अलग बनाया। अल्लाह इस चीज पर कादिर नहीं है? क्या वो कुरान में नहीं कहता कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहु कुन कुन फयकून। फयकून, कि अल्लाहु अकबर। उसका मामला ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है वो कहता है कौन, चीजें होना शुरू हम्म हो जाती हैं, मामला हम्म खत्म। इंसानों की तरह तो हम्म नहीं है ना कि चीज को वो आज वो चीजें कर, उसका मामला और है, उसकी कैफियत और है। तो अल्लाह इस चीज पर कादिर है। जब तक आप मकसद हयात को जायल नहीं करते, जब तक आप मकसद हयात से नहीं हटते, जब तक आप अ, अल्लाह के वजूद को मानते हुए उसके हुजूर पेश होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देने की उम्मीद, तवक्को और ईमान नहीं रखते, तब तक आप ये अकीदा रखें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा कोई मसला है कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हम्म सिवाय इसके कि आपके जो सो कॉल्ड सोशल बिलीफ्स बन चुके हुए हैं कि जी इंसान अशरफुल मखलूकात है। कौन जी? वो हम्म जी वो एथियस्ट नहीं है इंसान, वो उसको अशरफुल मखलूकात मानते हैं आप? एथियस्ट को हम्म अशरफुल मखलूकात है जो अपने खुदा का इनकार कर बैठा है। वो कैसे? अल्लाह कुरान में कहता है बल हुम उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, तो ये तो जानवरों से बदतर है, इनसे निकले थे और इन्हीं में पहुंच गए। हम्म अल्लाह ने ऐसे ही नहीं जानवरों की मिसालें इंसान के साथ की। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला फिर जो कुरान में कहता है अफला यंदुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या ये नहीं देखते हैं ऊँट हम्म की तरह कैसे बना है? ये जानवरों की मिसालें, ये चरिंद परिंदों की मिसालें आपको क्यों दी हैं? सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने परिंदे की मिसाल दी है, देखो ये कैसे उठता है, उड़ता है, कभी पर बांधता है, कभी खोलता है, हम्म उड़ता है। कौन इसको नीचे गिरने से बचाता है? अल्लाह की जात, इल्लर रहमान, रहमान बचाता है इस परिंदे को नीचे गिरने से। तो सवाल सुभान ये अल्लाह। है कि अल्लाह जब आपको इन मखलूकात की तरफ तवज्जो करने का कहता है, वो गोया आपको बता रहा है कि तुम्हारी औकात और हैसियत ये हो सकती थी, मगर उसने तुम्हें शर्फ बख्शा, तुम्हें सोच दी, तुम्हें हम्म शऊर दिया। अगर ना तुम ये हो सकते थे। ये क्यों हिंदू क्यों कहते हैं मरने के बाद कोई परिंदा बन जाएगा, कोई फलाना बन जाएगा, कोई फलाना बन जाएगा? ये कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, हम्म क्योंकि आप मिक्स हो चुके हुए हैं, ये जितनी मखलूकात है एक दूसरे के साथ, गुजारा नहीं है। हम्म इसीलिए फलसफे कहाँ, एक बहस कदीम फलसफे के अंदर बहस पड़ी जाती थी, क्या जानवरों में भी रूह है? क्योंकि वो मानते थे नफ्स तो है, कुल्लु नफ्सिन हम्म जायकातुल मौत, मरेंगे तो सही, क्या रूह है? तो रूह को शऊर कहा गया। अच्छा, पिछले प्रोग्राम के अंदर ना हम लोग जब बात कर रहे हम्म थे, अम, अम, उसमें ना उन्होंने एक आयत सामने रखी, सूरतुल हम्म इंसान की। वो कहते हैं आमिर भाई आप ये भूल गए थे, मुझे उन्होंने याद कराई, हालांकि मेरे ज़हन में हम्म थी, मगर कहने को हम्म बातें इतनी थी कि मैं वो आयत भूल गया। अब देखिए अल्लाह ताला क्या हम्म फरमाते हैं, बड़ी प्यारी आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि वो ऐसी हम्म शय था कि जिसका जिक्र भी काबिल नहीं, जिसको काबिल जिक्र ही नहीं समझा गया। हम्म यानी कोई ऐसी चीज था, लम यकुन शैअम मज़कूरा, ऐसी चीज कि जिसको जिसको जिसका कभी जिक्र ही ना किया गया हो। क्या इंसान पर ऐसा जमाना नहीं गुजरा? अब मैं जानना चाहता हूं कि इंसान पर ऐसा जमाना गुजरा है जबकि वो काबिल जिक्र चीज नहीं था, हम्म और फिर एक ऐसा जमाना आया जब वो काबिल जिक्र चीज बन गया। फिर अल्लाह ने कहा वहदैना हुन, क्या आ गया, मैं तो हाफिज नहीं हूँ। वजह अल्लाह समी अम बसीरा। आगे अल्लाह हम्म ताला फरमाते हैं हमने उसको सुनने की सलाहियत दी, यानी उसको इंसान हम्म पर ऐसा टाइम आया कि वो गुजरा, फिर उसको सुनने और समझने की सलाहियत दी। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, फिर वो शुक्र करने वाला बन गया या फिर कुफर करने वाला, इनकार करने वाला बन गया। तो इंसान हम्म की हकीकत आपके सामने रखी है। मैं ये समझता हूं कि जदीद दौर में तो अल्लाह ताला ने आपको टच किया ना कि देख तुझे एक नुत्फे से पैदा किया, एक गंदे पानी से पैदा किया, मनिन युमना, हम्म एक ऐसे कतरे से हम्म पैदा किया जो खुदक कर बाहर निकलता है, फिर माँ के रहम में जाता है, एक प्रोसेस गुजरने के बाद आप एक गंदे से लोथड़े की शक्ल में एक बच्चा बन जाए खूबसूरत, और फिर आप सामने निकल कर आते हैं। ठीक है? तो आप ये अंदाजा करें कि
एक ऐसा इंसान जो इंसान के जिस्म से निकल कर इंसान बनता है, उसको अल्लाह ताला ने क्या मकाम दे दिया। और एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ये याद कराता है कि याद करो तुम्हारे अबाउजाद मट्टी से निकले थे, कीचड़ से निकले हम्म। थे, तो तुम अपनी हैसियत को और औकात को कैसे भूल सकते हो। मैंने एक आयत भी पिछले प्रोग्राम के अंदर पढ़ी थी, जब मैंने आपको कहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हुआ आलमू, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर जानता है जब तुम मट्टी में थे, हम्म। और तब भी तुम्हें बेहतर जानता है जब तुम माओ के पेट में आ गए मट्टी से निकलकर। वो तुम्हें जानता है, तो यानी अल्लाह के सामने ज्यादा नेक ना बनो। हम्म, हम्म। जी बहरहाल आमिर भाई, एक पॉइंट जो आपने जी। पीछे जिक्र किया, हालांकि मैं बड़े गौर से आपकी बात सुन रहा था और एक दोस्त ने भी नीचे कहा कि मतलब बड़ी डीप बातें हो रही हैं। अ, वो जो जानवरों की रूह के ऊपर आपने बताया कि बहस चल रही होती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मतलब देखिए इतनी सारी मखलूकात हैं, हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी खूबसूरत मखलूकात हैं, तितलियां, परिंदे, खूबसूरत जानवर, मोर, ये तोते घर में लोग रखते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीजें। लेकिन उनकी जिंदगी इस तरह से लगता है कि उन्हें एक, जिस तरह एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है ना, कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे तुम्हारा एंड है, बीच में थोड़ी सी इधर उधर कुछ आगे पीछे चीज हो गई, अदरवाइज वो मतलब एक अरसे से हम उनको देख, कम से कम मतलब अपनी जिंदगी में जितना देखा है, ज्यादा पीछे अगर ना भी जाए तो मतलब वो वहीं से स्टार्ट होते हैं, वहां पे जाकर मसलन एक 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 मच्छर की आप मिसाल ले लें, पैदा हुआ और इंसानों को काटा और खून पिया और मर गया। ये स्टोरी उसकी हम्म, रिपीट हो रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। हम कितने लकी हैं कि हमें फ्री विल दी गई है। हमारे ऊपर हम्म, कोई भी चीज ऐसे थोपी नहीं गई है कि ये बस तुम ये करते रहो, करो और मर जाओ। हमें रास्ता दे दिया गया है कि तुम्हारे सामने मैंने रास्ते ये रख दिए हैं, जो दिल करता है करो, रिजल्ट बता दिया और उसके बाद छोड़ दिया है। बहुत बड़ा गिफ्ट है हम्म, अपने आप में ये, आमिर भाई। आज तक किसी जानवर ने मतलब इस तरह इतनी ज्यादा तरक्की करके किसी कुत्ते बिल्ली ने वो घर नहीं बना लिए, बैंक नहीं बना लिए, पॉलिटिक्स नहीं हम्म, शुरू कर दी, हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आपको यही ये यही तो यानी ये अगर सबसे बड़ा। जी जी। वो जो अशरफुल मखलूकात की टर्म आप बता रहे हैं, अगर मतलब हम उसको इस सेंस में लें और अगर हम उसके ऊपर पूरे भी उतरे, मतलब साथ ये, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये एक मशरूत चीज है। मतलब अगर करतूत हम करेंगे जानवरों वाले तो फिर तो वो कोई बात रहती नहीं है। लेकिन अगर हम हम्म, उसको इस सेंस में समझे तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि इस तरह से तो मतलब हमें यानी कि एक तरह से अशरफ बनाया गया है ना बाकी मखलूकात से। बिल्कुल। मैं मुझे अशरफुल मखलूकात इस सेंस में होने से कोई इनकार नहीं है कि आपको फ्री विल दी गई है, मगर ये हम्म। कहना कि चूंकि मैं अशरफुल मखलूकात हूं इसलिए मैं ऐसा ही हूं शुरू से, या हम्म। मुझे ऐसा ही होना चाहिए। तो ये आपने बड़ी प्राइस पे की है ये बनने में, एक बड़ी प्राइस हम्म। पे की है। ठीक है, उसके बाद आप बने हैं। और अकल का तकाजा ये है कि आप किसी मनसब पर पहुंचे, उसके पीछे एक हार्डवर्क होना चाहिए। ठीक है, हम्म। हार्डवर्क होना चाहिए, आप उस मनसब पर पहुंचे। अच्छा, मुझे यही बताएं कि कुछ लोग कहते हैं जी वो बहुत से लोग मानते हैं कि आलम अरवा के अंदर अल्लाह ताला ने ना आपसे वादा लिया था, लस्तु बिरब्बिकुम, तो तुम लोगों ने कहा था बला। ठीक है, हम्म। हाँ, तो ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस भी किया था प्राइवेट में, आपको याद होगा हाँ जब जी वो जी सीरीज जी वो जी देख बिल्कुल। रहे थे, जब जिंदगी शुरू एग्जैक्टली होगी। हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आता है कि ये कब किया गया था आलम अरवा में। हम्म। तो वो रूह का कॉन्सेप्ट है ना, रूह को लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो रूह क्या है। ठीक है, हम्म। क्योंकि ये जान आपके अंदर भी है, यानी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, वो एनिमल्स हम्म। के अंदर और आपके अंदर सेम है। यानी सेम। टेक्निकली स्पीकिंग यू आर एन एनिमल। ठीक है, ये आप ट्रस्ट करें। इन दैट हाँ सेंस, या। हाँ। अगर 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 इंसान, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, अगर इंसान ने अपने आप को एनिमल नहीं मानना ना, तो बंद करो ये लेबॉर्टरियां शबाटरियां। ठीक है, बंद करो। हम्म। हम्म। आप मैं जितनी समझ गया आपका यार, पॉइंट। कोई चूहा हम्म। आपने नहीं छोड़ा, कोई बंदर आपने नहीं छोड़ा, कोई कुत्ता जिस आपने पे नहीं छोड़ा तजर्बे ना जिसके ऊपर किए आपने हो। वैक्सीन। अभी अभी मुझे न्यूज में हम्म। पढ़ रहा था कि चाइना के अंदर कोविड की वैक्सीन बन रही है, बंदर खत्म हो गए हैं। हम्म। उधर बंदर शॉर्ट हो गए हैं भाई चाइना के अंदर। क्या जुल्म कर कम रहे हो उनके बख्ती ऊपर। उन अगर बेचारों की। अगर अगर आप आसमान से गिरे हो, अगर आप इतने सुरखाब का पर लगा हुआ है, तो क्यों भाई उन्होंने इंजेक्शन ला ला के डिंगा कर देता जे, हम्म। क्यों लगाते हो। छोड़ो। इसका मतलब है कि आप पहले उनके ऊपर लगाते हो, बाद में अपने बंदरां नु लांदे हो। पहले उन्हें बंदरां नु लांदे हो, फिर अपने बंदरां नु लांदे हो। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो ये हकीकत समझे। कुछ लोग आपको जो है ना वो हो जाएंगे।
कि अब एक बहरहाल कमेंट आया था कि आमिर भाई की बातें बहुत गहरी हैं लेकिन कुछ लोगों का हाजमा खराब हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग ना, कोई नहीं, बड़ी ऐसी कोशिश पक्कियां भी होती रखी है हैं। हमारी कि हम हाँ, ऐसी आप, मुझे पक्कियां रखी पता है हैं। पक्की आपके पास है, और पक्की वाले लफ्ज से भी असल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब बात यह है कि अजीज दोस्तों, बात यह है कि एक अरसे से ये बहसें चली आ रही हैं। चलिए, क्या ये जरूरी है कि मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसके आप इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, मुझे नहीं लगता, मेरी जाती राय है यार, आप इसके ऊपर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मेरा कोई ईमान खतरे में पड़ जाएगा। हम सारी बहस करने के बाद भी यही कह रहे हैं कि इसके पीछे इंटेलिजेंट डिजाइन है और अल्लाह ताला का कुन कहना है और ये फयकून ये हुआ है। एंड रिजल्ट हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। क्या मतलब, मेरी बात को जरा समझिएगा एक मिनट के लिए, क्या ऐसा ऐसा हो सकता है? क्या दरमियान का भी कोई रास्ता हो सकता है? हो सकता है थोड़ा सा सच वहां भी हो, मतलब जिसको हम बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं सिर्फ ये कह के कि मतलब वो मुखालिफ हैं और हमने किसी हम बस मानना ही नहीं है। ऐसा दरमियान का रास्ता नहीं हो सकता कुछ? जिस तरह से मैं आमिर भाई की बातें लिटरली मैं सुन रहा हूँ, और ये मैं इस तरह की बातें पहली दफा सुन रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आमिर भाई की मेहनत होती है, ये चीजें करके लेके आते हैं। मैं अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि मैं मैं भी उसी लेवल पे बैठ के यानी वो चीजें आपके साथ कर सकता हूँ या उनको कर, मैं सुन रहा होता हूँ बड़े गौर से। और मुझे ये लगता है कि हमें जिस दौर में हम खड़े हैं अभी, हमें को निकालना पड़ेगा दरमियान का रास्ता ऐसे मामलात में जिनके ऊपर कम से कम कोई हमारा ईमान खतरे में नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल, जो हमारे बेसिक कायदे हैं उनके ऊपर तो सवाल ही नहीं कोई पैदा होता कि कोई आके बात करे और फिर वो चला जाए यहाँ से फकी लिए बगैर। और वो आपको पता है, वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह को बताने की जरूरत नहीं है, सारे रास्ते हमें पता है और वो कर रहे हैं दिन रात हम। लेकिन जो इस तरह के मामलात हैं जिसके अंदर हम चाहे उनको थ्योरीज कहते रहे, लेकिन थ्योरीज की बेस के ऊपर ही आप देखें बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, मेडिसिन निकल रही है, फायदा भी उठाई जा रहे हैं हम उस चीज से, और दूसरी तरफ ना भी किए जाए, मतलब एक तरफ रोई जाए कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये दज्जाल का फितना है, और दूसरी तरफ हम बैठ के उसी पे स्ट्रीम कर रहे हैं। दरमियान का रास्ता मेरे ख्याल में हमेशा होता है, और ऐसे मामलात में हमें वो अपनाना चाहिए। बहरहाल आमिर भाई, एक दो कॉलर हैं, वो ले लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट। अजीज दोस्तों, आगे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। आज मुझे पता है कुछ दोस्तों ने नीचे सवाल किए थे जो लोगों को सख्त लगे, लेकिन यकीन कीजिए कि हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर। जब तक बात नहीं होती तब तक मुखालिफ को मौका मिलता रहता है कि वो बैठ के बिला वजह का कीचड़ उछालता रहे। तो आप इशारा समझ गए होंगे, उन सब टॉपिक्स के ऊपर बात होगी और एक एक के ऊपर हम इसको मतलब एक सीरीज की तरह लेके चलेंगे। इंतजार रखिएगा, और इन टॉपिक्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बुध और हफ्ता 2 दिन हमारे पास हुआ करेंगे, और तब इंशाल्लाह आपके साथ गपशप हुआ करेगी। अली हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम क्या अस्सलाम मेरी व आवाज आ रही है सर? आ जी। तो रही है, लेकिन मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है। हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर हक साहब का, आपका जज़ाकल्लाह कि आपने ये अच्छा टॉपिक चूज किया। तो इस टॉपिक के बारे में यही मैं कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, जब से मैं होश संभाला है और उस वक़्त से जब से कुरान को स्टडी किया है, तो ये जो टॉपिक इन्होंने कहा कि जी हज़रत आदम से पहले भी कोई आदम थे, तो कुरान तो बड़े क्लियरली इसमें कहता है कि आदम मौजूद थे। और आपने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। और इस चीज में हदीस के अंदर भी एक कोई हदीस मौजूद है, अगर आपके पास हो, आमिर हक भाई जो है वो अगर उसको मैंशन करके, मुझे मेरे जहन में कहीं से एक आइडिया था कि बड़े पुरानी, क्योंकि मैंने सुनी हुई है लेकिन मेरे है नहीं मेरे माइंड में। तो अगर कोई हदीस भी एक मौजूद है जिसमें आदम से पहले हजरत अली से कोई क्वेश्चन किया गया कि जी आदम से पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि आदम। तो अगर वो आपके जहन में हो तो उसका कोई हवाला प्रेजेंट कर दे जाए तो इट विल बी रियली गुड, क्योंकि कुरान तो बड़ी क्लियरली कहता है, लेकिन हदीस में भी कहीं पे मौजूद है जिसका मेरे पास हवाला मौजूद नहीं। तो अगर आपकी रिसर्च में हो तो इट विल बी रियली ऑनर फॉर मी दैट आई गेट दैट। जी, जज़ाकल्लाह अली साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और आप हमें सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और भी जो लोग सुनते हैं आप सबका वंस अगेन शुक्रिया। आमिर भाई, है कोई इस तरह की हदीस आपके इल्म में हो? मैं इस बारे में सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो था, क्योंकि कुरान जो है वो कतईयत के साथ इश्यूज को लेकर चलता है। अहादीस के बारे में चूंकि कई लोग ऑब्जेक्शंस करते रहते हैं ये वो, हालांकि मैं तो हदीस हुज्जियत का कायल हूँ बड़े, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं मुनकरी हदीस के साथ मेरी बड़ी बहस वगैरह रहती है।
तो मैं हुज्जत जी हदीस का कायल हूँ। और मगर ये है कि मेरा फोकस कुरान था, तो मैंने कुरान के हवाले से ही बहुत सी चीज़ों को स्टडी किया। मैं अब हदीस के ऊपर देखूँगा, अगर मुझे कुछ मिल गई। हज़रत अली का ये कौल मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं वल्लाहु आलम कहूँगा। मगर ये है कि हम्म कुछ इसराइलियात हैं, मसलन जो मेरे नॉलेज हम्म में मैं आपको बता, इसराइलियात हैं। इसराइलियात के बारे में बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वला तुसद्दिकू वला तुकद्दिबू। इसराइली रवायात की ना तस्दीक करना, ना उनकी तकज़ीब करना, उनको छोड़ दो उनके हाल के ऊपर। तो हम्म इसराइलियात में ये बयान किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आदम अलैहिस्सलाम का कबीला, उसका ज़िक्र किया जाता है, आदम अलैहिस्सलाम का कबीले का। और आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनमें एक वाहिद थे जिनका फिर जो है वो अल्लाह के साथ मुकालमा हुआ। तो ये इसराइली रिवायात के अंदर मिलता है। मगर चूँकि इसराइली रिवायात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इसलिए मैंने उनको पेश नहीं किया। मेरे ख़्याल से कुरान हम्म जो हमारा मेन सोर्स है वो काफ़ी है, बाकी अल्लाहु आलम, मैं ये कह सकता हूँ। तो देखेंगे जी हदीसें अगर कुछ मुझे जज़ाकल्लाह मिल गई तो मैं ज़रूर पेश करूँगा। जी। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। अच्छा डॉक्टर नईम साहब आई थिंक दोबारा आए हैं, शायद उनका कोई सवाल है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल था, एथियस्ट एक लफ्ज जो है ना उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्यों? मतलब अल्लाह ताला हम्म की ज़रूरत। और दूसरा मेरा सवाल ये है, इस पे मतलब आप मेरा कोई कुछ अगर फरमाएं तो, ज़रूरत क्यों है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे वो डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, तो उसमें सपोज कुत्ता और भेड़िया हो गए, या रेप्टाइल्स और ड्रैगन जो है उसका जो सीक्वेंस बनाया होगा, ड्रैगन चले गए तो अभी रेप्टाइल्स ही हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि कुत्ता और भेड़िया जो है वो मतलब एवोल्यूशन के थ्रू चल चला रहे हैं, तो क्या फिर जो उसकी थ्योरी है बाकी भी वो भी माननी जा सकती है? ये अभी वैसे तो इन्होंने डिबंक कर दिया है, लेकिन मतलब इस पॉइंट पे क्या कहेंगे? कुत्ता जी और भेड़िया जज़ाकल्लाह। मिलते हैं। हम्म, जी अच्छा, आमिर भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे तो डॉक्टर साहब ना हर बारी आंदे ने 2-3 सवाल कर जांदे ने। अच्छा, और पहला वाला बस सवाल दूसरे वाले से बिल्कुल 180 डिग्री शुमाल और जनूब का फ़र्क होता है। बंदा पहले वाले को हम्म पकड़ता है तो दूसरा वाला जो है ना वो निकल गया होता है दूर। अच्छा, हम्म अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने पहले क्या कहा था? पहले इन्होंने मेरे ख्याल से पहले कहा वाला था मैं कि आपको याद एथियस्ट। दिलाता हूँ। आप जी। फिर दूसरा पक्का करें, पहला मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहला जी। पूछा था एथियस्ट बार बार कहते हैं जरूरत ही क्या है आखिर खुदा की। वो कहते हैं जी क्या जरूरत है हुँ। आपको। हम्म ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं साइंटिफिक जवाब नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक मसला नहीं है। साइंटिफिक मसला जो है ना वो सिर्फ़ ये है कि इस मखलूक का कोई खालिक होना चाहिए। ये साइंटिफिकली हम प्रूव करते हैं या लॉजिकली, ठीक है ना? क्योंकि आप जिसको आप कहते हैं इन डिडक्टिवली स्टडी करते हैं। डिडक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि तअद्दुदी स्टडी करते हैं आप, और जितनी मशीन्स आपको दुनिया में इर्द-गिर्द फैली नज़र आती हैं, उनका कोई करने वाला होता है। चाहे आपको, यानी ये चीज़ इतनी बदीहियात में से हो सकती है, एब्सोल्यूट प्रीमिसेस बन चुकी हुई है लॉजिकल लैंग्वेज के अंदर, कि आपको उसकी वज़ाहत भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी को देखते हैं तो किसी के ज़हन में ये नहीं आता कि ये ऊपर से गिरी है, ठीक है ना? इसी तरीके से कोई घोड़ा खड़ा हुआ है तो कोई खंभा लगा हुआ है या कोई रोड बनी हुई है, या आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जैसे लॉकडाउन पड़ा हुआ है, शहर बंद पड़ा हुआ है, तो आप जाते हैं, आप देखते हैं इधर-उधर बिल्डिंग्स हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा ये पूरा का पूरा शहर ही ऊपर से गिरा है, ठीक है? ये बदीहियात में से है, यानी इसकी दलील की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह का जो वजूद है वो बदीही है। उसकी दलील इससे बड़ी कोई नहीं है कि मैं हूँ। बहुत दफ़ा मैंने देखा था एक मुल्हिद मुक़ल्लिद जो है ना उसके साथ डिबेट हो रही, तो वो हर बंदे से पूछता था कि मुझे कोई ऐसी हम्म दलील दे दो अल्लाह के वजूद की जो तुम समझते हो सबसे दी बेस्ट है, सबसे दी बेस्ट। हम्म तो कोई लगा हुआ था इधर, कोई लगा हुआ था उधर, कोई उधर कर रहा था। तो मुझे जब वो चीज़ मैंने सुनी ना तो मैंने कहा यार उसको कहो तुम खुद सबसे बड़ी दलील हो। उस एथियस्ट को कहो हम्म तुम सबसे बड़ी दलील हो, करे अपना इनकार। वो खुद सबसे बड़ी दलील है। अच्छा, तो अब मसला है क्यों? क्यों ज़रूरत है? ये जो सवाल है ये जो सवाल है ना क्यों वाला, ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल, और वेरी पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वेरी इंडिविजुअल सवाल है, ठीक है? मैं इसको थोपने की बात नहीं करूंगा। क्यों जरूरत है जी? बस ये हमारा ईमान है अल्लाह के ऊपर, हमारा ईमान है, वो हमारा इस चीज के ऊपर है कि अल्लाह की जो कुदरत है वो कैसे काम करती है, इस पर हमारा आंखें बंद करके ईमान है। मगर अल्लाह की जरूरत क्यों है, इसको हम शऊरी तौर पर, मंतकी तौर पर, अकली तौर पर, दलाइल की रोशनी में नफ्सियाती तौर पर साबित कर सकते हैं और करना चाहिए। खालिक की जरूरत को साबित करना चाहिए, ये बहुत जरूरत है। उसकी वजह क्या है? देखें,
इंसान गोश्त पोस्ट के साथ शऊरी एक मुरक्कब जिस्म रखता है। यानी मेरी जहां पेट की जरूरत है, मेरी जहां जिस्म की जरूरत है, आराम करना या एक पार्टनर की जरूरत होना या खाना पीना हम्म और सारे मामला और जो है ना वो वॉशरूम वगैरह करना, इसी तरह मेरी एक नफ्सियाती जरूरत भी है। कैसी? मुझे दोस्त हम्म चाहिए, मुझे हम्म गमगसार चाहिए, मुझे मेरे दुखों को बांटने वाला चाहिए, मुझे मेरे दिल को सुकून देने वाला चाहिए। वो शायर क्या कहता है, मैं अक्सर सुनाता हूँ, हो तुझको मेरी ना से है बेदर्द क्या शनाख्त, रखता है दर्दमंद की दर्दाश ना शनाख्त। जिन्होंने दर्द की रातों में, कर्ब की रातों में, परेशानी की रातों में अल्लाह को याद कर कर सुकून पाया है ना, उनसे पूछो कि अल्लाह की जरूरत क्यों है और कितनी है। वमन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआन, अफमन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआन। कौन है जो इज़्तिराब में फंसे हुए, दर्द और दुख में फंसे हुए बंदे के दिल को सुकून बख्शता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर गुजरे थे, उन्होंने, मेरे ख्याल से सर आर्नल्ड उनका नाम है, सर आर्नल्ड थॉमस, उनकी एक किताब थी रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, जो मजहब है ना उसके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। उसमें हम्म चैप्टर 11 था गालिबा, में काफी पुरानी किताब पढ़ी हुई है, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल का ताल्लुक खालिसतन नफ्सियात के साथ है, क्योंकि अल्लाह हम्म ताला ने आपकी जबिल्लत के अंदर रखा हुआ है अल्लाह की जात। अल्लाह ताला फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अनकरीब हम हम्म निशानियां दिखाएंगे आफाक में और उनके अपने अनफुस के अंदर, उनके अपनी हम्म नफ्सियात के अंदर हम निशानियां दिखाएंगे। अच्छा, उस फिलोसफर ने ये लिखा था, वो ये कहता है कि जितनी बीमारियां, और ये जितने आजकल साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस पर लग गए। आपको पता है दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी पैंडेमिक क्या है? क्या? अभी तो कोविड कोविड कर रहे हैं ना सारे, हम्म डिप्रेशन। सबसे बड़ा हाँ। पैंडेमिक हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन है। ठीक है, ये देखे यानी कल परसों इंडिया में भी वो इशू हुआ, अब क्या मेंशन बरल करना, लेकिन यही वजह है, बहुत ये मामलात हो रहे हैं। जी, ये पैंडेमिक है। हर बंदा हम्म स्ट्रेस के अंदर है। उसकी इंटेंसिटी में हम्म फर्क हो सकता है, मगर जितने भी बंदों को टेस्ट किया गया है, वो किसी ना किसी किस्म की डिप्रेशन में, हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में, कोई इंटेंस है, कोई माइल्ड किस्म का है, वो उसमें पाए जाते हैं। हम्म ठीक है, अब वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान का जिस्म बाद में बीमार पड़ता है, पहले वो ज़हनी तौर पर बीमार होता है। उसका जिस्म बाद में बीमार होता है, पहले मेंटली वो प्रिपेयर होता है कि मैं बीमार हूं, या मैं बीमार होने वाला हूं, या मैं बीमार हम्म हो रहा हूं। और उसके बाद उसको वो सिम्टम्स अपनी बॉडी के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट होना शुरू, एविडेंट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं ज़हनी तौर पर। ठीक है, अब ये मैंने हम्म सारी दलाइल क्यों रखे हैं? ठीक है, वो दलाइल इसलिए मैंने ये सारे सामने रखे हैं कि इंसान एक मुतालबा अपने अंदर फितरती तौर पर रखता है, वो नफ्सियात का मुतालबा है। ये जो हम्म एवोल्यूशनिस्ट है ना, जो एथियस्ट हैं, ये आपके अंदर से वो इंसान कुरेद कर निकालना चाहते हैं जो इंसान अपने दिल का सुकून चाहता हो इन बुनियादों के ऊपर। ये खालसतन मादी तौर पर सुकून देना चाहते हैं, और ये हो नहीं हम्म सकता। यही वजह है कि एक बड़ी खेप दुनिया के अंदर डिप्रेशन की वजह, डिप्रेशन के अंदर जा चुकी हुई है, और ये एक पैंडेमिक बन चुका हुआ है। इसलिए अल्लाह के ज़ात की ज़रूरत है। मैं ये हम्म कहता हूं, आपकी दुआएं कबूल न भी हों, अल्लाह हम्म आपकी दुआओं की आवाज की शक्ल के अंदर जवाब न भी देता हो, आप कुछ भी कहें, हम्म मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे जैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब आप गिड़गिड़ाकर अल्लाह के सामने दुआ मांगते हैं ना, तो आपके हम्म अंदर की जो अग्रेशन है, आपके अंदर का जो हाइपरटेंशन है, वो रिलैक्स होना शुरू, डाउन होना शुरू हो जाता है, हम्म रिलैक्स होता है। आप जब आंसू बहाते हैं, आप रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। क्यों? मतलब मैं आंसू बहाता हूं, मैं रिलैक्स क्यों होता हूं? सवाल है। यानी आप इंसान के किसी एस्पेक्ट को इग्नोर ना करें। एथिज्म बेसिकली इंसान के एक बड़े इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो है, वो साइकोलॉजिकल है, नफ्सियात है। हम्म उसके कुछ नफ्सियाती सवाल आते हैं, वो पूछना चाहता है, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। मुझे नहीं पता ये साइंस लेबोरेटरियों के अंदर क्या हो रहा है, मगर मुझे महसूस होता है कि यार मैं कहीं से आया हूं। कैसे ये कप हम्म यहां पड़ा हुआ है, ये खुद ब खुद ये चीजें खुद ब खुद आ गई हुई हैं, मैं कैसे आ गया हूं खुद ब खुद। ये वो है जो फिर जन्म देते हैं आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक को। तो मेरा मानना यह है कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
माशाअल्लाह। कि दिलों को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाहू अल्लाहू नहीं। अल्लाह का जिक्र ये है कि अल्लाह का जिक्र ये है कि खालिक और मखलूक का ताल्लुक बन जाए। जब खालिक और मखलूक, आपने कभी महसूस किया है कि हम्म। अगर आपने बड़े आसान तरीके से इस नफ्सियाती ताल्लुक को जो खालिक और मखलूक का समझना है ना, तो अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ खुशी के चंद लम्हे गुजार कर देखें। जो लोग हम्म। परदेश में रहते हैं ना, जो लोग परदेश में मेरी तरह रहते हैं, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब वो वेकेशन हम्म। पे छुट्टियों पर बड़े अरसे बाद, या जो स्टूडेंट लाइफ में है, हॉस्टल में है या जॉब कहीं दूर कर रहे हैं, जब वो वेकेशन पे ईद पर अपने घरों में जाते हैं, तो उनके चेहरे पर कैसे ग्लो होते हैं, कैसे वो फ्रेश हो जाते हैं, उनके रंग कैसे निखर जाते हैं, उनकी सेहतें हम्म। कैसे ठीक हो जाती हैं, कि उनको देखकर जो आती है चेहरे पे हंसी, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। गालिब ने ऐसे नहीं कहा, वो कहता है आपको क्या देखकर बात चेहरे है। पे हंसी आती है। तो जब अल्लाह हम्म। के साथ ताल्लुक आप कायम करते हैं तो आपके दिल को सुकून, ये है वो जरूरत। अब इस जरूरत को आप इंसान से मरते दम तक खत्म नहीं कर सकते, चाहे एथियस्ट हम्म। टेढ़ा लटक जाए, वो इसका खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये फितरत है। जी। जी जज़ाकल्लाह आमिर भाई। और दूसरा सवाल जो था डॉक्टर साहब का, कि क्या अगर डॉग और वुल्फ की जो है एवोल्यूशन वो साबित हो जाए, तो फिर इस थ्योरी के बाकी सारे एस्पेक्ट जो हैं उनको भी क्या माना जा सकता है? दूसरा सवाल ये था, देखें, जो एस्पेक्ट तो साइंटिफिकली स्टैब्लिश हो चुके हैं वो हमें मानने में कोई इनकार नहीं है, यानी एवोल्यूशन इटसेल्फ स्टैब्लिश हो चुकी हुई है, ये आपको मानना हम्म। पड़ेगा। अब उसका प्रोसीजर जिस तरीके से टिपिकली डार्विनियन एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं वैसा है, या कुछ और है। मिसाल के तौर पर जो इंटेलिजेंट डिजाइन को मानते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी तब्दीलियां हुई हैं जो हमें महसूस होती हम्म। हैं, मगर इतनी हम्म। मेजर तब्दीलियां नहीं हुई हैं कि एक स्पीशीज जंप मार के टोटली डिफरेंट स्पीशीज के अंदर चली, यानी एक डायनासोर से परिंदे। वो कहते हैं कि क्योंकि हम्म। फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, जेन्युइन फॉसल फ्यूल्स नहीं मिलते। मैंने इसीलिए कहा था कि एक इंटरमीडिएट फॉसल्स हैं या ट्रांजिशनल फॉसल्स हैं, जिनकी अभी तक उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, डिगिंग चल रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जो अभी तक पेश किए गए हैं वो कहते हैं कि डैमेज्ड हैं और इनको करप्ट किया गया है, क्योंकि जो हम्म। क्रिएशनिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस उन फॉसिल्स के ऊपर उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब है हारून याहिया की, जो कि टर्की के एक बड़े ऑथर हैं, अदनान अख्तर उनका नाम है, उनकी किताब है अटलस ऑफ क्रिएशन। उस पर उन्होंने बकायदा 4 जिल्दों, 4-5 जिल्दों के अंदर है वो किताब, पीडीएफ में मिल जाएगी, जरूर लोग देखें। उसमें उन्होंने फॉसिल्स के बारे में जो ये जो एवोल्यूशनिस्ट फॉसिल्स निकाल कर लेके आए हैं, उनका उनका उन्होंने तारपोर हिला कर रख दिया। हम्म। ठीक है। इसी तरीके से तो सब दो चीजें हैं सबसे बड़ी जिसके ऊपर आप पेश कर सकते, यानी एवोल्यूशन जिन दो चीजों पर बेस करती है, वो या तो ये है कि फॉसिल्स मिलते हैं, या फिर आप जो जेनेटिक्स है, डीएनए की स्टडी है, जीनोम की स्टडी है, इस हवाले से वो बात कर सकते हैं कि कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ आप मिलते हैं, दूसरे जानवरों के साथ आप बड़ा जो है ना वो मैच अप करते हैं। फिर इंटरब्रीड जो पॉसिबल हो गई है, या म्यूटेशन अभी तक लोग कुछ करना चाह रहे हैं, इसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। अभी तो एक थ्योरी नहीं पेश की जा रही है रिवर्स एवोल्यूशन की, अच्छा। रिवर्स एवोल्यूशन की। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि हम्म। वो चीजें, जो वो मखलूकात जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, सरवाइव नहीं कर सकी, तो हम हम्म। आर्टिफिशियल रिवर्स एवोल्यूशन करेंगे और उन चीजों को दोबारा जिंदा करेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं, मगर ये थ्योरी पेश की गई है, इसके ऊपर हम्म। काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये भी रिसेंटली ही इसके ऊपर कुछ किया भी गया था काम, पुराने वक्तों के अंदर, लाइक अर्ली 2000s के अंदर, मगर वो प्रैक्टिकली उसको सक्सेसफुल नहीं अभी बना सके, मगर ऐसी थ्योरीज चल रही हम्म। हैं। तो ये लिंक तो देती हैं, यानी ये सिग्नल तो देती हैं कि एवोल्यूशन माइट बी पॉसिबल, मगर हम्म। स्टैब्लिश अभी नहीं हुआ। ये जो जिनस है ना, अजनास हैं, उन अजनास के नीचे आते हैं, हमें मानने में कोई इनकार नहीं हो सकता। कुत्ता जो है वो वुल्फ हम्म। की कैटेगरी के अंदर ही ऑब्वियसली आएगा, और इसी तरीके से दूसरे जो दूसरी ब्रीड्स हैं कुत्तों की या वुल्फ्स की हैं। जी बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। अज़ीज़ दोस्तों नाजरीन, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर ये काविश हमारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जो इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपना काम कर दिया। आपको मिलेंगे दोबारा बुध वाले दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और आमिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।